हेलो एवरीवन गाइस, तो कैसे हो आप सब गाइस। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे गाइस। आज हम लोग को फिजिक्स का क्लास मतलब पार्ट नंबर 2 क्लास 12th का जो चैप्टर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, तो ये चैप्टर का पार्ट नंबर 2 हमें करना है गाइस। आप देख रहे हो न्यू इंडियन एरा और मेरा नाम है प्रशांत और आप मुझसे यहाँ पे फॉलो कर सकते हो, यहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हो और हैंड रिटन नोट्स आप ले सकते हो गाइस। अगर आपको इस चैप्टर की सारी नोट्स चाहिए फ्री ऑफ कॉस्ट तो आप टेलीग्राम में जाओ और प्लीज़ वहाँ पे आप लोग ज्वाइन हो जाओ। मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी है, ऐप को डाउनलोड करके आप ज्वाइन हो सकते हो, ठीक है। सो वहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं ऑलरेडी 20,000 से ज़्यादा, तो आप वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो गाइज। ये है क्लास 12th के लिए अपना महाराष्ट्र बोर्ड न्यू सिलेबस, ठीक है। तो आज का जो टॉपिक है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आज हम लोग लेंजेस लॉ के बारे में पढ़ने वाले हैं और बहुत सारे आगे के कॉन्सेप्ट भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो गाइज आज बेसिकली हम जनरेटर तक खत्म करेंगे, फिर हम लोग अगले वाले सेशन में जनरेटर वाला पार्ट भी पढ़ने वाले हैं। तो आज का इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत करना क्योंकि बहुत ही मजा आने वाला है आज के इस पढ़ने में, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा मजा आने वाला है गाइस और सारी चीज़ों को आज हम एकदम बेसिक तरीके से सीखेंगे, ठीक है। सो बस अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए जिससे कि आपको अच्छी खासी और न्यू नोटिफिकेशन मिलती रहे। और इस वीडियो को सभी फ्रेंड्स में यार शेयर कर दिया करो, मुझे एनालिटिक्स पता चलता है यार आप लोग शेयर नहीं करते हो। सो इतनी सी हेल्प तो कर ही सकते हो, आप भी देखो, कम से कम अपने फ्रेंड भी देखेंगे आपके, तो व्हाट्सएप में, फेसबुक में, जहाँ जहाँ भी आप हो तो प्लीज़ सभी फ्रेंड्स में शेयर कर दिया करो प्लेलिस्ट वगैरह सब कुछ, ठीक है, जिससे कि आपके फ्रेंड भी पढ़ सकें और आप भी पढ़ सको। इतनी सी हेल्प तो आप कर ही सकते हो, ठीक है। सो थैंक यू और आगे बढ़ते हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन गाइस, इसके पहले वाली वीडियो में हमने फैराडेज लॉज ऑफ इंडक्शन, कितने तरीके हो सकते हैं, कौन कौन से केसेस हैं, जब मैग्नेट को आप मैग्नेटिक फील्ड के पास लाओगे तो क्या होगा, ठीक है, कैसे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी, ये सारी चीजें हम देखेंगे, देखा था हमने। और आज हमें लेंजेस लॉ के बारे में पढ़ना है। तो गाइज मैं आपको थोड़ा सा आपके बुक के अकॉर्डिंग दिखा दूं, वैसे भी मैं यहाँ से आपको पढ़ाने नहीं वाला हूँ, मैं अपना आज अलग ही तरीके से पढ़ाने वाला हूँ। तो यहाँ पे लेंजेस लॉ आपको दिख रहा होगा, तो बस यहाँ पे सिर्फ ये इतना ही मुझे दिखाना है कि इसमें से आप करते क्यों हो, इसका यूज क्या है। दुनिया का सबसे सिंपलेस्ट लॉ है लेंजेस लॉ, सबसे दुनिया का सिंपल लॉ है लेंजेस लॉ, ठीक है। दुनिया में जितने भी सिंपल लॉ होते हैं उनमें सबसे सिंपलेस्ट लॉ यही है। और गाइज इसका इस्तेमाल क्या है बेसिकली, तो हमने कल देखा था कि इंड्यूस्ड करंट हो रहा था, मतलब करंट इंड्यूस हो रहा था, तो उसके डायरेक्शन को हम चेक करते थे। हालांकि मैं आपको फिर से यहाँ पे इसके बारे में अच्छे से बताऊंगा, बट फिर भी मैं आपको यहाँ पे एक चीज बताता हूँ। देखो गाइज हमने क्या देखा था फैराडेज लॉज ऑफ इंडक्शन के अकॉर्डिंग कि अगर मान लो कोई भी हमारे पास एक मैग्नेट है और उसकी मैग्नेटिक फील्ड है, सपोज दिस इज दी मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, ऐसी हमारे पास एक मैग्नेटिक फील्ड है, ओके। तो अगर मैग्नेटिक फील्ड में हम कोई भी कंडक्टर या क्वाइल या कुछ भी रखते हैं और अगर हम लोग मैग्नेटिक फ्लक्स यानी कि जो हमारे फ्लक्स होते हैं लाइन ऑफ फोर्सेस, यही तो फ्लक्स है यार, ठीक है, इसी से तो फ्लक्स बनता है। तो अगर हम इसको चेंज करते हैं विद रिस्पेक्ट टू दिस क्वाइल, अगर हम चेंज करते हैं तो क्या होता है, तो चेंज करेंगे तो इसमें इस कंडक्टर में करंट इंड्यूस होता है, यानी कि करंट इसमें इंड्यूस होता है, जिसे आप ईएमएफ भी कह सकते हो। फिलहाल ईएमएफ इंड्यूस होता है, जो वोल्टेज होता है पोटेंशियल, ठीक है, तो इसमें इंड्यूस होता है, ये हमने सीखा था। सो दिस इज द फैराडेज लॉज ऑफ इंडक्शन, ठीक है। इसके बारे में हमने फैराडे के 2 लॉ देखे थे, लॉ नंबर 1, लॉ नंबर 2, ये सारी चीजें हमने पढ़ी थी। अगर आपने इसके पहले वाली पार्ट 1 की वीडियो नहीं देखी तो प्लीज जाओ और उसे वॉच कर लो, आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। तो गाइस जो फैराडे थे इन्होंने ये तो बता दिया था कि अगर कोई भी मैग्नेटिक फील्ड में कोई कंडक्टर को रखते हो और फिर अगर उसको मूव करते हो आगे पीछे, या फिर मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, अगर आप फ्लक्स को चेंज करते हो, या फिर अगर आप लोग सपोज दैट अगर आप ईएमएफ को चेंज कर मतलब आपके कंडक्टर को या मैग्नेटिक फील्ड को या फ्लक्स को, आप एक ही बात होती है सब, तो अगर आप इन्हें चेंज करते हो तो करंट यानी कि ईएमएफ इंड्यूस होता है। ये हमने गाइस देखा था अच्छे से, ठीक है, ये सारी चीजें हमें पता है, ठीक है, ये बात आपको समझ के रखनी है। तो गाइस इट्स सो सिंपल, सिर्फ इतना ही अपने फैराडे ने बताया था। फैराडे ने गाइस डायरेक्शन नहीं बताया था कि किस डायरेक्शन में अपना ईएमएफ जो होगा, किस डायरेक्शन में अपना जो मतलब करंट होगा वो प्रोड्यूस होगा, ये अपने फैराडे ने नहीं बताया था। फैराडे ने सिर्फ इतना बताया था कि हाँ अगर हम चेंज करते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स को या मैग्नेटिक फील्ड को तो हमारा करंट इंड्यूस होता है ऑन द कंडक्टर, बट कौन से डायरेक्शन में करंट इंड्यूस होगा वो हमें नहीं बताया था फैराडे ने। तो गाइज वही चीजें आज हमें लेंजेस लॉ के थ्रू समझनी है, ठीक है। तो जो लेंजेस लॉ है उसके थ्रू आज हम लोग जानने वाले हैं कि कैसे एग्जैक्टली डायरेक्शन किस तरह से होता है, ठीक है, वो सारी चीजें आज हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो गाइज फाइनली तो हम समझ चुके कि भाई लेंजेस लॉ क्यों इस्तेमाल करते हैं। तो लेंजेस लॉ इज यूज्ड टू डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इन अ लूप, खत्म कहानी, बस इतना सा काम है।
हम एप्लीकेशन में भी आएंगे, ये आपको दिख रहा होगा, ऐसा ही कुछ आपके बुक में दिखाया हुआ है। प्लीज आप इसको 3D में इमेजिन करना, 2D में मत देखो। मतलब 3D में कैसा कि आपके सामने ये एक लूप है 3D में, ठीक है, ये आपका लूप है, ठीक है, ऐसा कुछ। और ऊपर से आपके सामने एक मैग्नेट है, जो कि मैग्नेट हम नीचे लाएंगे, कभी ऊपर लेके जाएंगे, हम यही करेंगे, ठीक है। कभी मैग्नेट हम नीचे लाएंगे, कभी मैग्नेट हम ऊपर लेके जाएंगे, यही होने वाला है गाइस। इस चीज को मैं आपको अच्छे से दिखाता हूं, देखो यहाँ पे इस तरीके से आप इसे समझो, बहुत ही बेटर तरीके से गाइस आप लोग समझ पाओगे, ठीक है, ध्यान देना अच्छे से। सो गाइस दिस इज द लूप, ठीक है, एंड दिस इज योर मैग्नेट विच इज हैविंग द नॉर्थ एंड साउथ पोल। गाइस हमने फैराडेज लॉज ऑफ इंडक्शन में पढ़ा था। फर्स्ट लॉ हमारा क्या था कि फर्स्ट लॉ हमारा था कि अगर हम लोग किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में सपोज मतलब अगर आपका ये मैग्नेट है और इसका अगर इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड है, अगर हम मैग्नेटिक फील्ड में किसी भी कंडक्टर को रख देते हैं, ठीक है, और फिर कंडक्टर को विद रिस्पेक्ट टू मैग्नेटिक फ्लक्स को अगर हम चेंज करते हैं, मतलब ये हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड या फ्लक्स आप जो भी कहना चाहो यार, अगर हम उसे चेंज करते हैं तो इस कंडक्टर में हमारा करंट इंड्यूस होता है, यानी जो हमारा ईएमएफ है वो इंड्यूस होता है। ये हमने देखा था अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडे। अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ फैराडे हमने क्या देखा था कि कितना अमाउंट ऑफ करंट या ईएमएफ इंड्यूस होगा। मतलब कि हमारा इसीलिए जो फर्स्ट वाला लॉ था वो क्वालिटेटिव लॉ था, सेकंड लॉ क्वांटिटेटिव लॉ था। मतलब सेकंड फैराडे लॉ के हिसाब से हम मैग्नीट्यूड, कितना अमाउंट ऑफ ईएमएफ प्रोड्यूस होता है, हम वो चेक कर पा रहे थे। और फर्स्ट लॉ से हम ये चेक कर पा रहे थे कि अगर मैग्नेटिक फ्लक्स या मैग्नेटिक फील्ड चेंज होता है तो ईएमएफ इंड्यूस होता है, ठीक है, यानी कि क्वालिटी है ये ईएमएफ इंड्यूस होता है, ये क्वालिटी है, बट कितना प्रोड्यूस होता है वो क्वांटिटी है। तो वो हम सेकंड लॉ से पता कर पा रहे थे, जिसमें हमने प्रूफ किया था कि E इज इक्वल टू डी फाई बाई डी टी। डी फाई बाई डी टी का मतलब होता है चेंज इन फ्लक्स, तो ये क्या प्रोड्यूस करेगा, ईएमएफ। ये सीधी सी बात है, अगर आप चेंज करोगे फ्लक्स को तो ये ईएमएफ प्रोड्यूस करेगा, और जितना ज्यादा फ्लक्स चेंज होगा उतना ज्यादा ईएमएफ प्रोड्यूस होता है। ये हमने अच्छे से सीखा था, ये हमको पता भी है। तो गाइज आज हमको पढ़ना है कि मतलब फैराडे ने ये तो नहीं बताया कि किस डायरेक्शन में अपना ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, तो आज हमें लेंजेस लॉ के थ्रू हमें यही चीजों को पढ़ना है। गाइज डायग्राम देख के डरना नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है, जो डायग्राम है उसको देख के आपको बिल्कुल भी नहीं डरना है, ठीक है, ये बातें आपको समझ के रखनी है। क्योंकि डायग्राम में जो मैंने ये एक्सिस बना रखे हैं वो एक्सिस तो किसी काम के नहीं है, मैंने आपको 3D में आपको थोड़ा महसूस हो इसलिए मैंने एक्सिस बनाए हैं, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। बस आपको यहाँ पे इमेजिन करना है कि दिस इज दी योर मैग्नेट एंड दिस इज दी लूप, ठीक है, ये दोनों लूप एंड मैग्नेट है, ठीक है, ये बातें आपको जाननी है। गाइस फाइनली अभी हम लोग यहाँ पे अपने लॉ को स्टार्ट करते हैं पढ़ना। देखो लेंजेस लॉ बहुत आसान लॉ है, बहुत आसान, और इसका सीधा सा इस्तेमाल होता है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, बस, और कुछ इसका यूज नहीं है। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी सिर्फ इसका इसी से मतलब है और कुछ नहीं है। आप बोलोगे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लाइट और कहाँ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में हम जा रहे हैं? यस माय डियर, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से रिलेटेड है। व्हाट इज द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या होती है कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड एंड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ठीक है, बट कैन बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम दी वन पार्ट टू दी अनदर पार्ट और वन प्लेस टू दी अनदर प्लेस, ठीक है, यही होती है हमारी कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। मतलब ना तो एनर्जी को हम बना सकते हैं और ना तो एनर्जी को हम मतलब डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। मतलब कि हम क्रिएट और डिस्ट्रॉय कुछ नहीं कर सकते एनर्जी को। एनर्जी जिस फॉर्म में है उसी फॉर्म में रहेगी, हाँ एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदल जरूर सकते हैं, ये हमारे पास एबिलिटी और पावर होती है, बट हम क्रिएट और डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। तो इसी लॉ से सीधा साधा रिलेशन है अपने लेंजेस लॉ का। खैर देखते हैं क्या होता है। तो हमको पता है पहला मोटो तो ये होगा कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से रिलेटेड है। दूसरा मोटो क्या है कि गाइस ये डायरेक्शन ऑफ ईएमएफ को बताता है। क्या बताता है ये? डायरेक्शन ऑफ ईएमएफ। डायरेक्शन ऑफ ईएमएफ को बताता है, क्योंकि फैराडे ने ये नहीं बताया था, तो डायरेक्शन ऑफ ईएमएफ को भी ये बताता है। तो चलो खैर देखते हैं हमने फैराडे लॉ में क्या सीखा था गाइस, कि हम मैग्नेट को पास में लेके जा रहे थे किसी लूप के। तो गाइस अब ध्यान देना अच्छे से। अब देखो कितना अच्छा रूल है ये। लेंजेस लॉ जानते हो क्या कहता है? एक ही बात मैं आपके सामने 2 पॉइंट बोलना चाहूंगा, 2 पॉइंट जिनको आपको याद रखना है। मतलब मैं यहाँ पे बोल देता हूं कि अगर आएगा तो आने नहीं देगा, ठीक है, आएगा तो आने नहीं देगा, मैं जो लिख रहा हूं उसको याद कर लो, और जाएगा तो जाने नहीं देगा, ठीक है जाएगा तो जाने नहीं देगा, ठीक है, जाने नहीं देगा। ये एक तरीका आपको याद रखना है बस। ये दुनिया को पता है, सब यही टीचर बताते हैं, मैं भी आपको बता देता हूं, क्योंकि यही तो एक इसका रूल है। आएगा तो आने नहीं देगा, जाएगा तो जाने नहीं देगा, ये याद रखना। लेंजेस लॉ आपको याद हो जाएगा। चलो अब देखते हैं क्या होता है। गाइस दुनिया को मालूम है कि अगर नॉर्थ पोल और नॉर्थ पोल को पास में लाया जाए तो वो रिपल करते हैं, और अगर साउथ पोल और साउथ पोल को लाया जाए तो वो क्या करते हैं उसे, तो वो एक दूसरे को रिपल करते हैं, और अगर नॉर्थ और साउथ को लाया जाए तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो गाइस ये हमारा नॉर्थ पोल है, जिसमें से मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस यानी फ्लक्स निकलता है, ठीक है। तो मैं आपको थोड़ा सा एकदम अच्छे से बताता हूँ, देखो ध्यान से। सपोज दिस इज द लूप, और अगर इसके सामने हमने ऐसे मैग्नेट रख दिया, यहाँ पे दिस इज द नॉर्थ पोल एंड दिस इज द साउथ पोल, तो नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस निकलती है,
इस तरीके से कुछ मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस निकलती है, ठीक है। बट आपने देखा होगा किसी न किसी डायग्राम में कि कुछ कुछ मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स सीधा भी निकलती है, ठीक है, कुछ कुछ मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स सीधे भी निकलती है, ठीक है, आपने ऐसा देखा होगा। तो व्हाट इज द फ्लक्स? तो फ्लक्स गाइस जानते हो क्या होता है? सिर्फ फ्लक्स इतनी सी बात है कि जो भी मतलब यहाँ पे आप देख सकते हो जो भी इस लूप में से मैग्नेटिक फोर्सेस निकली, जो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस इस लूप में से निकली, सो यही हमारा फ्लक्स कहलाता है। आई होप कि अभी आपको समझ गया होगा। समझ गया? तो अब आप बताओ मुझे कि फ्लक्स कब चेंज होगा? फ्लक्स तभी चेंज होगा, मतलब फ्लक्स चेंज मतलब या इंक्रीज या डिक्रीज। तो कब इंक्रीज डिक्रीज होगा? तो फ्लक्स तभी इंक्रीज होगा जब हमारा मैग्नेट ज्यादा पास में आएगा लूप के, तो हमारा फ्लक्स इंक्रीज होगा। अगर दूर जाएगा तो हमारा फ्लक्स डिक्रीज होगा। क्यों? अगर पास में आएगा तो ज्यादा लाइन ऑफ फोर्सेस बाहर निकलेंगी, समझ गया, तो ज्यादा फ्लक्स होगा। अगर कम निकलेंगी तो मतलब अगर दूर जाएगा तो कम मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस इस लूप तक पहुंचेंगी, तो हमारा फ्लक्स डिक्रीज होगा। समझ गया ना? तो ये हमारा रियल में फ्लक्स होता है। अब मत पूछना फ्लक्स क्या कहलाता है, ठीक है। चलो फाइनली अभी हम यहां पे देखते हैं। तो गाइज इस केस में अगर मैं इस मैग्नेट को पास में लेकर के जाऊं, इसके ध्यान देना अच्छे से, लूप के अगर मैं पास में लेकर के जाऊं मैग्नेट को, तो क्या होता है? अगर मैं मैग्नेट के पास में लेके जाऊंगा तो पहला रूल, आएगा तो आने नहीं देगा। समझ रहे हो ना? तो आएगा तो जा रहा है ना भाई उसके पास, तो आएगा तो आने नहीं देगा। तो लूप के पास आ रहा है, जैसे ही ये नॉर्थ पोल लूप के पास पहुंचेगा तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस होंगे, आप समझ सकते हो। अभी मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस आप थोड़ा इमेजिन करना, ठीक है। जो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस होंगी उसके वजह से ऐसे मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस निकलेंगी ना, ठीक है। तो इसके वजह से अब गाइस यहाँ पे क्या होने वाला है? यहाँ पे हमारा नॉर्थ पोल प्रोड्यूस होगा। कैसा पोल प्रोड्यूस होगा? नॉर्थ पोल गाइस यहाँ पे प्रोड्यूस होने वाला है, ठीक है। ये बातें आपको समझ के रखनी है, नॉर्थ पोल। ओके, ये बात आप जान के रखो। हम लोग को मालूम है कि नॉर्थ एंड नॉर्थ पोल क्या होता है, एक दूसरे को रिपल करता है, और जो ईएमएफ होगा वो इस डायरेक्शन में प्रोड्यूस होगा। याद हो गया आपको? ईएमएफ इस डायरेक्शन में प्रोड्यूस होगा और यहाँ पे नॉर्थ पोल प्रोड्यूस होगा। मतलब कि जब आप मैग्नेट को पास में लेकर के जाओगे तो लूप में नॉर्थ पोल प्रोड्यूस होगा। आप यहाँ पे देख सकते हो, जब पास में लेकर के आओगे तो बगल में नॉर्थ पोल बन रहा है। कैन यू इमेजिन हियर? नॉर्थ पोल, ठीक है, इधर भी नॉर्थ पोल। समझ रहे ना अच्छे से मैं बोल के आ रहा हूं? नॉर्थ पोल प्रोड्यूस हो रहा है और नॉर्थ क्या करेगा? एक दूसरे को रिपल करेगा, ठीक है। तो ये बात को प्लीज आप इमेजिन करके रखना अच्छे से, ठीक है। चलो अब यहाँ पे देखो, तो जब मैं इस मैग्नेट को पास में लेकर के आऊंगा तो मेरा जो डायरेक्शन होगा ईएमएफ का वो ये डायरेक्शन रहेगा, और यहाँ पे नॉर्थ पोल बनेगा तो ये आने नहीं देगा, क्योंकि नॉर्थ नॉर्थ रिपल कर देगा, तो आएगा तो आने नहीं देगा ना। चलो सेकंड कंडीशन, अगर मैं इस मैग्नेट को दूर लेकर के जाता हूं, क्योंकि देखो हमने तो भाई पढ़ रखा है कि चाहे पास लाओ चाहे दूर लाओ ईएमएफ तो इंड्यूस होना है। ऐसा फरानी ने बताया था, हमने कल देखा था। लेकिन पास में जाएंगे तो डायरेक्शन किधर होगा ये नहीं बताया था। तो नॉर्थ पोल रहेगा तो ऐसा ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। अब अगर दूर लेके जाएंगे तो जानते हो क्या हो जाएगा? दूर लेके जब गाइस जाएंगे ना, हमको तो यहाँ पे ध्यान देना अच्छे से अभी क्या होने वाला है। तो जैसे ही गाइस हम लोग अपने मैग्नेट को दूर लेकर के जाएंगे, तो अब ध्यान देना यहाँ पे क्या होगा। जैसे दूर लेके जाएंगे तो इधर जाएगा जब मैग्नेट, तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे हमारा साउथ पोल बन जाएगा। कैसा पोल बन जाएगा? साउथ पोल। और जो ईएमएफ का डायरेक्शन होगा कुछ इस तरीके से रहेगा, ये हमारा ईएमएफ का डायरेक्शन होगा, ठीक है, ईएमएफ का, अगर हम दूर लेके जाएंगे। और यहाँ पे साउथ पोल बन जाएगा। तो साउथ पोल जब बन जाएगा तो साउथ और नॉर्थ एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है ना, तो जाएगा तो जाने नहीं देगा, क्योंकि जब मैग्नेट दूर जाएगा तो उसको जाने भी नहीं देगा। यहाँ पे तुरंत साउथ पोल बना लेगा और उसको अट्रैक्ट करने लगेगा, और जब वो आने लगेगा तो नॉर्थ पोल बना लेगा तो आने नहीं देगा। समझ रहे? तो यही है लेंजेस लॉ, ठीक है। और ये एक बात बस याद कर लो कि जब साउथ पोल बनेगा तो ईएमएफ का डायरेक्शन ऐसा रहेगा, और जब नॉर्थ पोल बनेगा तो ईएमएफ का डायरेक्शन ऐसा रहेगा। तो फॉर द नॉर्थ पोल दिस इज फॉर द साउथ पोल। समझ गया? तो ये बात गाइस आप एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में अगर आप ऐसा बना देते हो तो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो फाइनली मैंने आपको यहाँ पे समझा दिया है कि किस तरीके से आप डायरेक्शन को पता कर सकते हो ड्यू टू लेंज लॉ, विद द हेल्प ऑफ लेंजेस लॉ, ठीक है। चलो अब हम जानते हैं गाइस लेंजेस लॉ की मदद से ही कि ये हम तो डायरेक्शन समझ गए, अभी पास लाएंगे दूर लाएंगे तो क्या हो रहा है। लेकिन नाउ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का फंडा क्या है, हम इसको समझते हैं। तो गाइस अब ध्यान देना, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, दुनिया जानती है कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड बट कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम वन प्लेस टू द अनदर प्लेस। बहुत फटाफट बोल दिया ना, लेकिन 9th में सीखे थे ना हम, तो हमको याद होगा शायद, सबको, बच्चा को भी याद रहता है ये। अभी फिर से मैंने बताया था ना, ठीक है। चलो अभी हम लेंजेस लॉ का मतलब एनर्जी कंजर्वेशन का रूल क्या है ये समझते हैं। बहुत आसान रूल है, बहुत चिंदिएस्ट रूल है दुनिया का, ठीक है। अब देखना ध्यान से कैसे होगा गाइस। एनर्जी चाहे कुछ भी हो, अगर आप 10 या 20 जूल की एनर्जी आप अगर देते हो तो 20 जूल की एनर्जी उतनी की उतनी ही दुनिया में रहेगी, भले ये किसी दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए। अगर आप मैकेनिकल फॉर्म में दे रहे हो तो भले ये इलेक्ट्रिकल में बदल जाए, लेकिन ये 20 जूल ही रहेगा, चाहे जो भी हो जाए, ठीक है। अब देखो मैं कर क्या रहा था, मैं मैग्नेट को पुश कर रहा था।
अब भले वहां पे फिर मैं पुश करूं तो वहां पे नॉर्थ बन जा रहा है, ठीक है, और नॉर्थ बन के फिर रिपल करे, और अगर मैं पुल करूं तो यहाँ पे साउथ बन जाए और साउथ करके अट्रैक्ट करे, उससे हमको कुछ फर्क नहीं पड़ता है। हमको सिर्फ किससे मतलब है कि हम क्या कर रहे थे, पुश कर रहे हैं, समझ गया, और पुल कर रहे हैं, यानी वी आर अप्लाइंग दी पावर, वी आर अप्लाइंग द एनर्जी ऑन द मैग्नेट टू पुश और टू पुल इट। समझ गया कि नहीं समझ गया? तो ये बातें आपको जाननी है, ठीक है। तो अगर गाइस मान लो मैं 50 ग्राम बोल रहा हूं, 50 जूल, ठीक है, अगर मैं 50 जूल की एनर्जी अप्लाई करता हूं ऑन द मैग्नेट टू पुल इट, ठीक है, आज चलो पुश के लिए बना रहा हूं, ठीक है, पुश के लिए बना रहा हूं मैं, ठीक है, मैं पुश कर रहा हूं अंदर की तरफ, मैं पुश कर रहा हूं, ठीक है, मैग्नेट को अपने में अंदर की तरफ मैं पुश कर रहा हूं, ओके। जब मैं पुश करूंगा तो अंदर क्या होगा, तुरंत नॉर्थ पोल बन जाएगा और नॉर्थ नॉर्थ दोनों को रिपल करेंगे, तो हमारा तुरंत ही जो मैग्नेट होगा वो ए डायरेक्शन में इसके मैग्नेटिक फील्ड रहेगा 50 जूल। और अगर मान लो गाइस मैं 50 जूल ही, मतलब कितना जूल, मैं 50 जूल ही, सपोज दैट 50 जूल ही अगर मैं खींचने के लिए टू पुल, 50 जूल में अगर पुल करने के लिए लगाता हूं तो यहां पे तुरंत ही एस पोल बन जाएगा और मेरा ईएमएफ इस साइड रहेगा, ठीक है। अब चलो मैंने 50 जूल अप्लाई किया ऑन दी मैग्नेट, और जैसे ही मैंने मैग्नेट को अपनी तरफ खींचने लग जाऊंगा तो जो हमारा यहाँ पे जो लूप होगा, लूप में साउथ पोल बन जाएगा और मैग्नेट को वो अट्रैक्ट करने लगेगा। और जब अट्रैक्ट करेगा तो हम लोग को पता है ना कि जब हम मैग्नेट को चाहे दूर लेके जाएं चाहे पास में लेके जाएं, ईएमएफ तो इंड्यूस होना ही है, तो लूप में ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, दुनिया को मालूम है, क्योंकि हमने अभी अभी देखा था ना यहाँ पे फैराडेज के लॉ, ईएमएफ इंड्यूस होता है, तो ईएमएफ तो इंड्यूस होएगा ही होएगा। तो जब इसमें ईएमएफ इस डायरेक्शन में ऐसे गाइस इंड्यूस होगा, और अगर मान लो मैंने यहाँ पे बल्ब लगा दिया, बल्ब, तो जैसे ही ईएमएफ यहाँ पे इंड्यूस होगा तो यहाँ पे बल्ब ब्लो होगा, जल जाएगा बल्ब हमारा। समझ गया कि नहीं समझ गए? बल्ब जलेगा कि नहीं जलेगा? जल जाएगा, ठीक है। तो अगर सपोज 50 जूल मैंने अप्लाई किया था खींचने के लिए, यहां पे साउथ पोल बना और ईएमएफ इंड्यूस हुआ, अगर मान लो 10 जूल का बल्ब जल गया, समझ गया कि नहीं समझ गया? तो यहां पे कितने जूल बचेंगे? 40 जूल बचेंगे। समझा कि नहीं समझा मैं क्या बोल रहा हूं? तो मतलब जो मेरा मैग्नेट होगा वो क्या फील करेगा, मैग्नेट हल्का सा अट्रैक्शन फील कर रहा है टुवर्ड्स दी लूप। क्यों टुवर्ड्स दी लूप? क्यों? क्योंकि हम भी 50 जूल खींच रहे थे, बट 10 जूल की एनर्जी की इतना लूप ने अपने तरफ खींच लिया ड्यू टू साउथ पोल। समझ है कि नहीं समझ गया? 50 जूल की मदद से तो हम अपने तरफ खींच रहे थे, लेकिन जैसे ही हम अपने तरफ खींचेंगे तो जाएगा तो जाने नहीं देगा ना, तो यहाँ पे साउथ पोल अब बन जाएगा और साउथ पोल नॉर्थ को अट्रैक्ट करेगा, तो 10 जूल के पावर कितना अट्रैक्ट करेगा? समझ गया? तो वो ईएमएफ 10 जूल खा गया। समझ है कि नहीं खा गया? समझ है कि नहीं समझ गया? मतलब वो ईएमएफ की मदद से 10 जूल वहां पे ईएमएफ हमारा 10 जूल का ईएमएफ बन गया, तो यहां पे 40 जूल ही बचेगा। मतलब अब हमारा जो ये हम अट्रैक्ट करते हैं इसको, अब हमारे 40 जूल का ही अट्रैक्शन होगा, यहाँ पे अपनी तरफ पुल कर पाएंगे, 40 जूल का ही पुल कर पाएंगे, 10 जूल का तो ईएमएफ बन गया। समझ है कि नहीं समझ गया? सो दिस इज द एनर्जी कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। मतलब कि अगर आपने 50 जूल अप्लाई किया तो जो 10 जूल था या कितना भी जो भी यहाँ पे अट्रैक्शन इस साइड हो रहा है, तो वो जो अट्रैक्शन उस साइड हुआ तो वो आपकी एनर्जी वेस्ट नहीं गई, वो आपकी एनर्जी वेस्ट नहीं जाने वाली है, वो एनर्जी हमारा ईएमएफ प्रोडक्शन में लग गई। समझ है कि नहीं समझ गया? तो ये बातें गाइस हमको अच्छे से समझ के रखनी है, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। समझ गया? तो मतलब अगर आप गाइस 10 जूल मतलब अगर 50 जूल एनर्जी अगर आप लगा रहे हो, तो अगर आप अपनी तरफ खींच रहे हो 50 जूल की एनर्जी भर से अपनी तरफ खींच रहे हो इसको, तो यहाँ पे साउथ पोल बनेगा, तो ये भी तो अपनी तरफ खींचेगा पोल भी, तो 50 जूल से अगर आप अपनी तरफ खींच रहे हो तो ये भी तो कुछ ना कुछ जूल अपनी तरफ लगा रहा होगा। तो जब आप 50 जूल से अपनी तरफ खींच रहे हो तभी ना वो जूल लगाना स्टार्ट किया, तो यानी कि उसने कितना जूल लगाना स्टार्ट किया। तो मान लो अगर यहाँ पे बल्ब है और बल्ब ब्लो हो गया, तो अगर मान लो ईएमएफ इस डायरेक्शन में प्रोड्यूस हुआ था, तो 10 जूल अगर मान लो सपोज ये यूज कर रहा है, 10 जूल की एनर्जी यहाँ पे लग रही है फॉर दी ब्लोइंग द बल्ब, ठीक है। तो समझ लो कि 50 जूल में से 10 जूल आपका उधर चला गया और 40 जूल से ही अब इस साइड अट्रैक्शन हो रहा है, क्योंकि 10 जूल का बल्ब जल रहा है। समझ गया कि नहीं समझ गया? ये बातें आपको समझ के रखनी है अच्छे से। तो यही गाइज फंडा है हमारे लेंजेस लॉ का टू द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है। लेकिन गाइज एक बात अगर आप बताओ, ये तो ज्यादा एनर्जी के लिए हो गया, अगर हम गाइज मान लो बहुत कम एनर्जी लगाते हैं, अभी तो हम बहुत ज्यादा पावर 50 जूल लगाए थे, तो कितना भी हमारा लूप अगर उसे खींचता है अपनी तरफ, कितना भी हमारा लूप खींचेगा, हमारा लूप कितना भी खींचेगा उसको अपनी तरफ, ठीक है, लेकिन 10 जूल ही अपनी तरफ खींच पाया, 40 जूल हमारे तरफ ही है, तो हमारा जो मैग्नेट है दूर ही रहने वाला है। अगर मान लो गाइस मैंने बहुत कम एनर्जी लगाई, सपोज मैं 0.001 जूल लगा रहा हूं टू पुल इट, ठीक है, इतना कम लगा रहा हूं, तो अगर मैं इतना खींचता हूं तो यहां पे साउथ पोल तुरंत बन जाएगा और फिर से इधर मैग्नेट जो यहाँ पे ईएमएफ प्रोड्यूस होगा और बल्ब यहाँ पे रहेगा। समझ है कि नहीं समझ गया? तो गाइस अब ध्यान देना है, तो अगर मैं बहुत कम एनर्जी लगाऊंगा तो साउथ पोल उसे ज्यादा जल्दी अट्रैक्ट कर लेगा अपने तरफ, और अगर अपने तरफ बहुत ज्यादा तेज अट्रैक्ट करेगा तो बहुत फास्ट ईएमएफ प्रोड्यूस होगा और बहुत ज्यादा एक्सट्रीम,
ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ ईएमएफ यहाँ पे प्रोड्यूस होने वाला है और बहुत खतरनाक ईएमएफ जलेगा यहाँ पे। क्यों? क्योंकि साउथ पोल बहुत ज्यादा फास्ट हो जाएगा। क्यों? देखो, क्योंकि मैंने पागल बना दिया इन लोग को, पूरे सिस्टम को ही। 0.01 जूली मैंने दिया, तो जैसे ही मैं इसको अपनी तरफ खींचने लगा तो ईएमएफ मेरे लूप को क्या लगा कि खींच, अरे जाएगा तो जाने नहीं देगा ना, मतलब जा रहा है तो जाने नहीं देगा। तो लूप को क्या लगेगा कि यार मेरा मैग्नेट दूर जा रहा है, तो उसको तुरंत अपनी तरफ खींचना स्टार्ट करेगा। उसको लगेगा कि बहुत फास्ट खींच रहा है, तो ये जोर से पावर लगाएगा और इसको अपनी तरफ खींच लेगा। जब उसको अपनी तरफ खींच लेगा तो हमारा जब मैग्नेट बहुत पास में जाएगा तो यहाँ पे ईएमएफ भी बहुत फास्ट प्रोड्यूस होगा, और जब ईएमएफ बहुत फास्ट प्रोड्यूस होगा तो बहुत ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ यहाँ पे एनर्जी, ईएमएफ बहुत फास्ट मिलने वाला हमको और बहुत ज्यादा एनर्जी हमें मिलेगी। ठीक है, तो ये बातें आपको समझनी है। खैर ये अभी आपके टॉपिक नहीं है, आप डिग्री लेवल में पढ़ोगे। ठीक है, तो बस ऐसे ही मैंने आपको बता दिया। ठीक है गाइस, सो ये बातें आपको समझ के रखनी है कि बस आएगा तो आने नहीं देगा, जाएगा तो जाने नहीं देगा, बस इतनी सी बात आपको याद रखनी है अच्छे से, और यही हमारा कॉन्सेप्ट है, आपको इसको समझ के रखना है। ठीक है, तो ये था हमारा लेंजेस लॉ, जो कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के ऊपर डिपेंड रहता है। तो प्लीज गाइस आप एक बार अपने चीजों को पढ़ लेना, एक बार जो आपके टेक्स्ट बुक में, उसको आप पढ़ लोगे तो आपको सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। बस इतना याद रखना कि अगर मैग्नेट को हम पास में लेकर के जाते हैं किसी भी मैग्नेटिक फील्ड के, तो उसमें ईएमएफ इंड्यूस होता है। ये फैराडे का पहला लॉ था, और कितना ईएमएफ इंड्यूस होता है वो फैराडे का सेकंड लॉ था। लेकिन किस डायरेक्शन में होता है ये किसी फैराडे ने नहीं बताया, उसको लेंजेस ने बताया था, इसीलिए हम उसको लेंजेस लॉ कहते हैं। तो लेंजेस लॉ इज यूज्ड टू चेक द डायरेक्शन ऑफ ईएमएफ। ठीक है, ये बात आपको समझनी है। चलो अगला रूल समझते हैं हम हमारा, कि भाई लेंजेस लॉ और फैराडेज लॉ में रिलेशन क्या है। तो देखो गाइस, वी ऑल नो दैट कि जो हमारा फैराडेज लॉ था, E इक्वल टू माइनस d∅dt होता है, और हमको पता है कि फ्लक्स क्या है। अब देखो, अभी मैंने आपको बताया था ना कि फ्लक्स क्या है। आप भूलोगे तो फिर यार अच्छी बात नहीं ना यार, आप समझ सकते हो ना, भूलना मत यार प्लीज। ठीक है, देखो अभी हमने हम लोग को मालूम है कि अगर मान लो कोई भी आपके सामने एक मैग्नेट है, ठीक है, कोई भी आपके सामने एक मैग्नेट है, और यहाँ पे एक लूप है, और ये कंटिन्यूअसली ऐसा क्या करता है, नॉर्थ पोल है इधर, तो कंटिन्यूअसली क्या करता है ये, यहाँ पे इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड निकलती रहती है। तो मैग्नेटिक फील्ड तो इधर से भी निकलेगी ना, इधर से भी निकलेगी, ऐसे भी निकलेगी, ऐसे भी निकलेगी, समझ गया, ऐसे भी निकलेगी, ऐसे भी निकलेगी, ऐसे भी निकलती है ना, समझ कि नहीं समझ गया। तो कितनी मैग्नेटिक फील्ड या लाइन ऑफ फोर्सेस इस एरिया में से निकली, इस एरिया में से कितने निकली, वही हमारा फ्लक्स कहलाता है। ठीक है, तो अब बताओ आप ही जरा, अगर ये एरिया बड़ा रहेगा तो ज्यादा फ्लक्स रहेगा ना, क्योंकि ज्यादा मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स उससे निकलेगी, और ये लाइन ऑफ फोर्स क्या बनाते हैं, फील्ड बनाते हैं, यानी मैग्नेटिक फील्ड बी बनाते हैं, और ज्यादा एरिया रहेगा तो एरिया इनटू फील्ड क्या कहलाएगा, मेरा फ्लक्स कहलाएगा। समझ है कि नहीं समझ गया अभी? आई होप कि आपको कॉन्सेप्ट अभी क्लियर हुआ होगा, समझ गया अच्छे से ना। तो वही है, फॉर अ फ्लक्स बी इंटू ए होता है। तो यहाँ पे जो ये फाई है, ये हमारा मतलब अगर एरिया ज्यादा रहेगा तो फ्लक्स भी हमारा ज्यादा रहेगा। हमने फाई के जगह में बी इंटू ए पुट कर दिया, देखो हमारा E इक्वल टू ये हमको मिल जाएगा रिलेशन। अगर हम इसको मैग्नीट्यूड के फॉर्म में लिखें तो मॉड लगा सकते हैं हम लोग यहाँ पे, तो माइनस साइन ऐसे मिल जाएगा। तो गाइस फिर भी यहाँ पे आप देख सकते हो माइनस साइन है। तो गाइस ये बहुत अच्छी बात है कि हमको पता था कि अगर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है, अगर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है तो ईएमएफ इसमें इंड्यूस होता है किसी भी कॉइल में, ये बात आपको समझना। फाइनली कंक्लूजन क्या हमें मिला, कंक्लूजन गाइस हमें ये मिल रहा है कि अगर मान लो निगेटिव साइन क्या दिखा रहा है यहाँ पे, ये निगेटिव साइन देखो हमने कितना चेंज किया, हमने फ्लक्स वगैरह ला दिया, हमने एरिया के साथ किस तरीके से लेंजेस लॉ का अप्लाई किया यहाँ पे, तभी भी ये साइन नहीं गया, निगेटिव साइन नहीं गया। तो निगेटिव साइन क्या दिखा रहा है, ये इनकॉर्पोरेट्स कर रहा है कि जो लेंजेस लॉ है और फैराडेज एक साथ है, मतलब इनको इनकॉर्पोरेट कर रहा है। समझ गया कि नहीं? मतलब हमारे देख लो फैराडेज लॉ में भी माइनस साइन था, और जब हमने लेंजेस लॉ यानी कि फ्लक्स को यहाँ पे अप्लाई किया तभी भी हमारा माइनस साइन है। तो ये हमारा इनकॉर्पोरेट करता है दोनों को, ठीक है, लेंजेस लॉ को और फैराडेज लॉ को, कि मतलब दोनों में निगेटिव डायरेक्शन में ही हमारा ईएमएफ मोस्टली प्रोड्यूस होता है। मतलब कि अगर आप दूर लेके जाते हो तो हमारा ईएमएफ इस साइड है, पास लेके आते हो तो ईएमएफ इस साइड जाता है। तो ये आपको इमेजिन करना है, ठीक है। नाउ अभी आगे बढ़ते हैं गाइस, नेक्स्ट हमारा जो कॉन्सेप्ट है इसको पढ़ते हैं, फ्लक्स ऑफ द फील्ड। ये थोड़ा सा हम जानते हैं किसी भी फील्ड में कितना फ्लक्स है हमें जानते हैं। तो गाइस सपोज दैट आपके पास यहाँ पे आपका मतलब कोई भी एक करंट या फिर आप फील्ड पास हो रहा है, और ये आपका एक स्मॉल एरिया है DA, एकदम छोटू सा बच्चू सा एरिया है, DA इज द स्मॉल एरिया, और उसी में से फ्लक्स पास हो रहा है। इतनी सी बात आपको जान के रखनी है। तो मान लो गाइस DA एक स्मॉल एरिया है आपका जो कि मैग्नेटिक फील्ड में सिचुएटेड है। किसमें फील्ड में? मैग्नेटिक फील्ड में। मतलब ये पूरा आपका जो मैंने यहाँ पे लाइन खींच रखी है, ये हमारा पूरा का पूरा मैग्नेटिक फील्ड है। ये हमारा क्या है गाइस, पूरा का पूरा हमारा, ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड है पूरा का पूरा, ठीक है। और इसी मैग्नेटिक फील्ड में, इसी पूरे के पूरे मैग्नेटिक फील्ड में हमारा DA एक छोटा सा जो एरिया है वो प्लेस किया है हमने, ठीक है। ये बात आपको समझनी है, ठीक है। तो क्या होगा, तो हमारा जो फ्लक्स होगा, तो जितना बड़ा एरिया यानी कि DA हमारा एरिया है और B इज द मैग्नेटिक फील्ड,
बी इज द मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो ये बात आपको समझना है। तो हमारा टोटल छोटा सा, अब देखो छोटा सा एरिया है तो छोटा सा फ्लक्स। मैंने आपको पहले के चैप्टर में ऑलरेडी समझा रखा है कि अगर हम डी ए लगाते हैं तो वो हमारा क्या कहलाता है, वो हमारा छोटा चीज कहलाती है। अगर डी ए तो छोटा एरिया, डी फाई तो छोटा फ्लक्स, समझ गए ना। डी थीटा मतलब छोटा सा एंगल, समझ गए कि नहीं समझ गए, ये बातें आपको समझ के रखनी है। चलो, तो यहाँ पे जो डी फाई होगा गाइज आपको समझ के रखना है कि ये बी डी ए इतना बनेगा, छोटा एरिया छोटा यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड। दोनों को अगर मैं गाइज मैग्नीट्यूड के फॉर्म में लिखूं तो ये कॉस थीटा में रिजॉल्व हो जाएंगे, बिकॉज दे आर द डॉट प्रोडक्ट, आपको मालूम ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये डी ए जो है ये क्या है, हमारा एरिया है, और बी हमारा मैग्नेटिक फील्ड है। ये रिलेशन आपको मिल गया गाइज। अगर मैं जनरली बात करूं, पूरे लूप के लिए बात करूं, लूप के लिए, बड़े से लूप के लिए बात करूं, तो बड़े से लूप में देखो जो हमारा छोटा सा एरिया था वो ये था हमारा छोटा एरिया, एंड दिस इज द माई एनी कांस्टेंट और एनी फ्लक्स, एंड दिस इज द माई टोटल एरिया। ये लूप है पूरा मेरा, और इसके अंदर ये छोटा सा एरिया की बात हम कर रहे थे। ये मैंने एक छोटे से एरिया को ये जो डिफाइन किया है, तो मैंने इस एरिया की बात की थी। देखो जो यहाँ पे ये छोटा सा एरिया है, मैंने इसको रिजॉल्व किया था अभी, मतलब जो अभी सॉल्व हुआ ये मेरा, मुझे ये मिला, ये छोटा सा एरिया ये वाला मिला है। समझ आया कि नहीं समझ गया अच्छे से। तो गाइस इस तरीके से आपको इन चीजों को याद रखना है। ये था मेरा छोटा सा एरिया, ओके, जिसके मैं डीए कह रहा था, और एस मेरा बड़ा सा एरिया है जिसमें ये डीए भी रहता है। समझ गया, तो अब मैं बड़े से एरिया की बात करूंगा। तो गाइस हम लोग को इंटीग्रेशन मालूम ही है कि अगर बड़े से एरिया में एक छोटे से पार्ट को हमें मिल चुका है तो हम पूरे, अगर इसी को हम इंटीग्रेट कर देते तो हमें पूरे एरिया का कोई भी चीज मिल जाती है। तो वही चीज गाइस हमें यहाँ पे फॉलो करना है। अगर मैं यहाँ पे बड़े से एरिया, मान लो मेरा एस बार है जो कि एरिया है मेन वाला, और उसमें का जो बी बार है वो टोटल मैग्नेटिक फील्ड है उस बड़े वाले एरिया का। तो गाइज हमें छोटे एरिया का तो फ्लक्स वगैरह सब पता है, अगर हम उसी को इंटीग्रेट कर दे तो हमें बड़े एरिया का फ्लक्स मिल जाएगा। छोटे एरिया का फ्लक्स ये था, बड़े एरिया का फ्लक्स हमारा जो रहेगा ये रहेगा। समझ गया, तो हमें मिल गया, एस हमारा एरिया था। ठीक है, तो फ्लक्स हमें मिल गया। अब गाइज देखो फ्लक्स जो होता है ना हर वक्त चेंज होता है, क्योंकि अगर फ्लक्स हर वक्त चेंज होगा तभी तो गाइज हमारा मैग्नेट जो मतलब ईएमएफ होगा प्रोड्यूस होगा। तो भाई फ्लक्स तो हमेशा चेंज होते रहेगा विद द टाइम। तो गाइज जब हमारा फ्लक्स हमेशा चेंज होते रहेगा तो चेंज इन फ्लक्स विद द टाइम हम उसे इस तरीके से भी दिखा सकते हैं। आपको पता होगा कि डेरिवेटिव दिखाने के दो तरीके होते हैं। कैसे, एक तो आप अगर dx बाई डी टी एफ दिखा दो, या तो फिर आप x इंटू टी एफ दिखा दो। आप इस तरीके से भी दिखा सकते हो, इट्स योर चॉइस। तो चेंज इन फ्लक्स हम ऐसे भी दिखा सकते हैं। तो गाइज मैंने यहाँ पे क्या किया, फाई जो था मेरा फ्लक्स की जगह में यहाँ पे मैं बी टी टी भी लिख सकता हूँ, और ये डी ए हो गया मेरा। देखो ये टोटल फ्लक्स मिल गया, इसको मैंने इंटीग्रेट कर दिया। समझ गया कि नहीं समझ गया, जिससे कि मुझे टोटल, अभी देखो छोटे से एरिया के लिए मुझे इतना सा पता था, बी इंटू डी ए। अभी देखो ना यार, निकाला ना यार, देखो ना बी इंटू डी ए निकाला था कि नहीं निकाला था। ठीक है, छोटे से एरिया के लिए, और वो छोटा एरिया खुद इस बड़े एरिया के अंदर रह रहा है। ये मेरा छोटा एरिया था, और ये मेरा जो बड़ा वाला एरिया जिसे मैं एस कह रहा हूं। तो मुझे अब एस का मैग्नेटिक फ्लक्स चाहिए। इस एस वाले से कितना मैग्नेटिक फ्लक्स जाएगा इस एरिया से, इस लूप में से, तो मैं इन पूरे को इंटीग्रेट कर दूंगा तो मुझे मिल जाएगा। ठीक है, ये बात आपको समझनी है। तो ये मेरा गाइस पूरा फिर हो जाएगा अगर मैं इसको जब भी मैं इसको इंटीग्रेट कर दूंगा तब। ठीक है ना। तो अब डायरेक्शन को अगर मैं रिवर्स करता हूं तो यहाँ पे निगेटिव साइन मिलेगा मुझे, ये हमको मालूम है। अगर मैं ईएमएफ डायरेक्शन अगर अभी ऐसा फ्लो हो रहा है, अगर मैं इसको ऐसा चेंज कर दूं तो इस तरीके से गाइस हमारा फिर यहाँ पे माइनस साइन आ जाएगा। और आपको मालूम है ये फैराडे लॉ के हिसाब से कि E इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी होता है, और यहाँ पे माइनस साइन रहेगा। और फाई की वैल्यू कितनी मिली, फाई की वैल्यू देखो इतनी मिली, जो कि मैंने इसको यहाँ पे पुट कर दी। समझ गया। तो फाइनली जो ये हमारा टोटल रिलेशन मिला, यही हमारा रिलेशन टोटल एरिया में से कितना फ्लक्स जाएगा वो ये होगा। मतलब कि डी ए इज द स्मॉल एरिया, टी इज द टाइम टेकन टू गो टू द फ्लक्स, बी इज द मैग्नेटिक फील्ड, एंड माइनस डी अपॉन डी टी ये जो रहेगा ये गाइस हमारा कहलाएगा टोटल ईएमएफ कहलाने वाला है। टोटल ई प्रोड्यूस्ड ऑन दी बड़ा वाला एरिया। ठीक है, ये बात आपको जाननी है गाइस। जो यहाँ पे यूनिट होगी तो वो ईएमएफ की यूनिट दुनिया को पता है, ईएमएफ एक पोटेंशियल होता है जिसकी यूनिट वोल्ट होती है, और फ्लक्स की वीबर होती है, हमने इसके पहले वाली वीडियो में भी देखा था। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट को गाइस आपको प्लीज समझ के रखना है। नाउ गाइस अब हमारा यहाँ पे बहुत सारा टॉपिक खत्म हो चुका है, और अब बच्चों को बहुत ज्यादा डीप कॉन्सेप्ट मिल चुका है कि उनको सब मालूम हो चुका है कि किस तरीके से अगर गाइस हम लोग चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स करते हैं तो करंट इंड्यूस होता है, ईएमएफ इंड्यूस होता है, फ्लक्स किस तरीके से चेंज होता है, डायरेक्शन हम कैसे पता कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ लेंजेस लॉ, किस तरीके से लेंजेस लॉ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को रिलेट करता है। मतलब लेंजेस लॉ तो बहुत आसान था यार, कि जितनी एनर्जी हम लोग मैग्नेट को मूव करने में अप्लाई करेंगे तो उसका कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी उधर ईएमएफ प्रोड्यूस करने में चला जाता है ना। कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी लूप के पास ईएमएफ प्रोड्यूस करने में चला जाता है, कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी ईएमएफ के पास लूप में ईएमएफ को प्रोड्यूस करना चला जाता है। तो अगर मान लो हमने इधर 50 जूल एनर्जी प्रोड्यूस की, तो इधर मान लो अगर 10 जूल गया
तो इधर 40 जूल ही बचेगा। तो टोटल अगर मैं देखूं तो 50 जूल ही है ना, समझ गया। तो दिस इज द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, मतलब ना तो एनर्जी डिस्ट्रॉय हुई ना फॉर्म हुई, मतलब ना ज्यादा हुई ना कम हुई। तो ये लेंजर्स लॉ में कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है। आपको इस चीज को फील करना पड़ेगा कि अगर मैंने 50 जूल इधर खींचा था तो कुछ तो फिर इधर साउथ पोल बनता है, तो वो भी इसको अपनी तरफ खींचने लगता है, तो कुछ तो इधर इसको भी खींच रहा है और मैं भी 50 जूल से खींच रहा हूं। तो अब तो गाइस अगर मान लो ये नहीं खींचता, अगर ये इसको नहीं खींचता तो मैं बहुत फास्ट आगे जाता ना। अगर ये इसको नहीं खींचता अपना एस पोल तो मैं बहुत फास्ट आगे जाता, बट ये इसको खींच रहा है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, ये इसको खींच रहा है। मतलब ये एकदम सिंपल सा रास्ता यार, कि अगर आप रोड में हो और आप एक इंसान हो मान लो अगर, और आपके यहाँ पे कुछ भी टाई अप करके मैंने यहाँ पे डाल दिया ऐसे एक ब्लॉक, और आप इसको खींच के आगे भाग रहे हो, समझ गया। तो अब अगर आप आगे भाग रहे हो तो अच्छी बात है, लेकिन गाइस अगर मान लो मैं ये ब्लॉक को आपके पास अटैच कर दूं आपके कमर में, तो आपको बहुत मतलब ऐसा फील होगा कि मुझे कोई रजिस्ट कर रहा है भागने से। लेकिन अगर मैं इसको हटा दूं तो फिर आप बहुत फास्ट भाग पाओगे। तो वैसे ही यहाँ पर भी अगर मैं 50 जूल की मदद से अगर मैं इस पूरे मैग्नेट को अपनी तरफ खींचता हूं तो ये साउथ पोल इधर बन के ऑटोमेटिक इसको मैग्नेट को अपनी तरफ खींचने लगेगा। मतलब मैं पूरा 50 जूल का इस्तेमाल नहीं कर पाऊंगा खींचने के लिए, क्योंकि कुछ जूल इधर भी चली जाएगी मेरी एनर्जी। तो अगर मैं 50 जूल इधर लगा रहा था तो कुछ जूल इसी में से इधर जाएगी, इसी में से इधर डिवाइड हो जाएगी मेरी एनर्जी। तो जितनी मान लो अगर 50 में से 20 जूल इधर गया तो फिर 30 जूल इधर रहेगा। तो दिस इज द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कितना भी उधर जाने दो उससे फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन जितना भी गया तो एनर्जी तो उतना ही है ना, जितना हमने 50 जूल दिया था, ना तो डिस्ट्रॉय हुआ और ना ही एनर्जी क्रिएट हुई। तो यही गाइस बहुत ही अच्छी बात होती है, ठीक है। नाउ अभी गाइस हम लोग यहाँ पे देखते हैं मतलब फाइनली कि मोशन मतलब मोशनल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, मोशनल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। अब हम ये समझने वाले दो तरीके के मोशनल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होते हैं, इन दोनों के बारे में हम समझेंगे। गाइस हमारे पास एक रेक्टेंगुलर शीट है, ये हमारा रेक्टेंगुलर शीट है पूरा का पूरा, आप यहाँ पे इसको देख सकते हो, दिस इज माय रेक्टेंगुलर शीट। और इस शीट में मैंने एक यहाँ पे चीज इस्तेमाल कर रखी है जिसका नाम है बीसी, ठीक है, बॉम्बे की चाय, बीसी, ठीक है, ओके। तो ये बीसी है जिसको हम स्लाइड कर सकते हैं ऑन दिस टोटल एरिया, हम इसे स्लाइड कर सकते हैं इस पूरे के पूरे एरिया में, ठीक है। ये बात आपको समझ के रखनी है, हम इसको स्लाइड कर सकते हैं इस पहले पूरे एरिया में। यहाँ पे चार्जेस है और ये जो लेंथ है यहाँ पे एल देके रखा है, कुछ यहाँ पे आप एक्स देख सकते हो यहाँ पे दिया हुआ है, ये इसकी वेलोसिटी है, कितने की स्पीड से मैं इसे इधर उधर स्लाइड कर सकता हूँ, ठीक है। और इसमें चार्जेस भी है, क्यू मतलब चार्ज, इस बीसी में चार्जेस भी है, ये बात आपको समझ के रखनी है। चलो खैर अब हम इसको देखते हैं अच्छे से। तो गाइज हम लोग को पता है कि मान लो लेंथ रेक्टेंगुलर कॉइल का एल है, एक्स हमारा टोटल पैरामीटर है, मतलब एक्स आप देख सकते हो कि डिस्टेंस बिटवीन दिस एडी पॉइंट एंड दिस बीसी पॉइंट, आपको याद रखना है। एंड वी कैन स्लाइड बीसी ऑन दिस एबीसीडी, ठीक है, ये बात आपको समझना है। ऑन दिस एरिया, ये जो हमारा पूरा एक खासा ये बना हुआ है, इसमें हम लोग बीसी को स्लाइड कर सकते हैं, ऐसा आप इमेजिन करो, ठीक है गाइस। नाउ तो अब मतलब एक बात तो फिक्स है कि अगर मान लो मैं इसको स्लाइड करता हूं, अगर मैं इसको स्लाइड करके यहां पे ला दूं तो फिर मेरा एरिया इतना बचेगा। अगर मैं इसको इस साइड लेके जाऊं तो मेरा एरिया बड़ा बचेगा, समझ रहे हो। मतलब आई कैन इंक्रीज और डिक्रीज द एरिया, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, ठीक है। तो भाई हमारा फ्लक्स कितना होता है, फ्लक्स फील्ड इनटू एरिया होता है, एरिया इंक्रीज डिक्रीज हो रही है ड्यू टू दिस मोशन ऑफ दिस बीसी, ठीक है। सो गाइज एग्जैक्टली अगर मैं बोलूं तो टोटल एरिया कितना होगा, तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, ब्रेथ क्या है एक्स, जो भी रहेगा वो ब्रेथ एक्स रहेगा, लेंथ एल है, लेंथ इंटू ब्रेथ अपना एरिया हो जाएगा। व्हाट इज द फाई, फाई विल बी द फ्लक्स, ठीक है, ये बात आपको समझनी है। तो रेक्टेंगुलर एबीसीडी में टोटल फ्लक्स कितना कहलाएगा, बच्चा भी अब बताएगा कि फ्लक्स इज इक्वल टू बी ए होता है एंड ए इज द एल एक्स, सो बी एल एक्स विल बी द फ्लक्स, समझ गया। अब चाहे आप कितना भी रखो, मान लो अगर मैं इसको इधर मिला के डाल देता हूं, अगर मैं इसको इधर पे डालता हूं तो मेरा एरिया इतना एक्स कहलाएगा, तो एल इंटू एक्स टोटल एरिया एंड कितना मैग्नेटिक फील्ड इसमें से प्रोड्यूस होगा, तो बी इंटू और एरिया इज दी मैग्नेटिक फ्लक्स, ये बात आपको जान के रखनी है। नाउ गाइस अगर उसी में अगर मैं फराडे का लॉ लगाऊं, तो फराडे लॉ हमने देखा था कि E इक्वल टू डी फाई बाई डी टी होता है। आप बोलोगे सर माइनस डी फाई बाई डी टी देखा था भाई, तो आप यहाँ पे माइनस कहाँ गायब कर दिए। तो हमने क्या देखा था गाइस कि अगर सेम अमाउंट में फ्लक्स चेंज हो तो सेम अमाउंट में हमारा ईएमएफ भी प्रोड्यूस होता है। हमने देखो K इक्वल टू 1 रख दिया था तो हमारा माइनस साइन गायब हो गया था, है ना, हमने ये देखा था। तो ना फाइनली अभी फाई की वैल्यू कितनी मिली है, BLX मिली है। बी एंड एल यानी मैग्नेटिक फील्ड और लेंथ ऑफ दी, ये वाला जो हमने रेक्टेंगल यूज किया था लेंथ उसका फिक्स रहने वाला है, हाँ, लेकिन ये एक्स चेंज हो सकता है, एक्स आगे पीछे करेंगे तो बदल जाएगा। अगर मान लो मैं एक्स को ये अब इसको इधर पे लाके रख दिया बीसी को, तो एक्स अपना इतू सा रहेगा, लेकिन अगर इसको थोड़ा दूर रखा तो एक्स और बढ़ जाएगा। यानी एक्स इज द डिस्टेंस विच कैन बी इंक्रीज्ड और डिक्रीज्ड,
ठीक है, ये बात आपको समझनी है। ओके, तो यहाँ पे dx हमारा चेंज होगा इसलिए उसको अंदर रखा, और bl इज द कांस्टेंट इसलिए उसको कॉमन ले लिया। मैथ्स में आपने सीखा होगा। तो नाउ गाइस व्हाट इज द dx? x इज द डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। चेंज इन dx अपॉन dt क्या होता है? dx अपॉन dt का मतलब क्या है? चेंज इन दिस x क्या है? डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस। चेंज इन डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? वेलोसिटी। अब आप बोलोगे सर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट आप बोल रहे हो, ठीक है, तो अगर डिस्टेंस होगा तो स्पीड होगा, और अगर मान लो, तो मैं यहाँ पे गाइस देखो बात करता हूँ, आपके टेक्स्ट बुक में यहाँ पे वेलोसिटी की बात की है, इनडायरेक्टली हम यहाँ पे वेलोसिटी ही अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो गाइस अगर वेलोसिटी अप्लाई हो रही है इसका मतलब एक्स हमारा डिस्प्लेसमेंट है। हालांकि दोनों मेजर ऑफ लेंथ ही होते हैं, चाहे डिस्टेंस हो चाहे डिस्प्लेसमेंट हो, दोनों लेंथ ही कहलाते हैं। ये बात आपको समझनी है, ठीक है। तो dx अपॉन dt जो होता है ये क्या कहलाता है? dx अपॉन dt इज द चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, म्हणजे काय? म्हणजे वेलोसिटी। तो हमको फाइनल डेफिनेशन क्या मिलेगी ईएमएफ की? E इज इक्वल टू BLV, ठीक है। E इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा? BLV, ठीक है। ये बात आपको समझ के रखनी जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके गाइस, चलो फाइनली अभी हम यहाँ पे देखते हैं सपोज दैट अब देखो जो हमारा BC था, BC आपने देखा होगा BC, मैंने पहले ही बोला कि इसमें चार्जेस थे, ठीक है। तो गाइस अगर मान लो BC में चार्जेस थे तो वो चार्ज भी भाई मूव करेंगे, जब करंट प्रोड्यूस होगा तो वो भी मूव करेंगे, तो ठीक है। तो गाइस हमने ऑलरेडी मैग्नेटिक फोर्सेस ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट चैप्टर नंबर 11 नहीं 10th में पढ़ा है कि फ्रॉम द लॉरेंट्ज़ लॉ क्या कहता है कि टोटल फोर्स ड्यू टू चार्ज एंड टोटल फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? QVB होता है। अगर हम इसको रिजॉल्व करें तो QVB साइन थीटा बनता है, ठीक है। तो फाइनली अभी हम आगे देखते हैं कि अगर टोटल फोर्स प्रोड्यूस हो रहा है, तो अगर गाइस फोर्स प्रोड्यूस हो रहा है तो ये हमारा जो BC है ये वर्क भी करेगा, क्योंकि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट में अगर आप फोर्स अप्लाई करते हो तो वो वर्क डन करता है, और फिर उसका डिस्प्लेसमेंट भी होगा, तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट वर्क डन कहलाता है। तो अगर हम BC में कुछ फोर्स अप्लाई करें तो ये वर्क डन करेगा। कितना फोर्स अप्लाई कर रहे हैं? QVB, ठीक है। और कितना इसमें वर्क डन होगा? तो वर्क डन फोर्स इंटू लेंथ कौन सा है? जो भी हमारा यहाँ पे ये L था, समझ रहे हो ना, जो भी हमारा यहाँ पे ये L है, ठीक है, वही हमारा लेंथ कहलाएगा, ठीक है। तो लेंथ इंटू फोर्स, पूरे लेंथ में कितना हमने फोर्स अप्लाई किया, समझ गया, वही हमारा कहलाएगा। F क्या है? अभी QVB मिला था, रिजॉल्व कर दिया, QVB साइन थीटा बन गया, और L इज हियर, L को मैंने अंदर दिखा दिया तो QVB L साइन थीटा बन गया। दिस इज द टोटल वर्क डन बाय द BC। नाउ गाइस हम लोग को पता है 11वीं में पढ़ा था कि EMF क्या होता है कि वर्क अपॉन चार्जेस, मतलब कितना चार्ज है जो कि वर्क कर रहा है वही हमारा EMF होता है। आपने 11th में नहीं, ये 9th में भी पढ़ा है। 9th में क्या पढ़ा है कि व्हाट इज द पोटेंशियल एग्जैक्टली क्या होता है? व्हाट इज पोटेंशियल वर्क डन ड्यू टू चार्ज W अपॉन Q। ये हमने 9वीं क्लास में पढ़ा था चैप्टर नंबर 3 में, ठीक है। आप जाके अभी भी देख सकते हो महाराष्ट्र बोर्ड की। तो सोचो 9th क्लास के, अब अगर आपको नहीं आता तो आप में अभी बहुत प्रॉब्लम है। आप समझ लो कि आप, मैं क्या बोल दूं आपको, समझ रहे कि नहीं समझ रहे यार? अब ऐसे में फिर गुस्सा जैसा भी आता है और अच्छा बात भी नहीं है, आपको पढ़ना चाहिए था, ठीक है। फाइनली चलो मैं बता रहा हूं आपको कि 9th क्लास का था, पोटेंशियल ही EMF है, और पोटेंशियल क्या कहलाता है? वर्क अपॉन चार्जेस। तो वर्क कितना मिला? QVB L साइन थीटा, अपॉन में चार्ज क्या है? Q कहलाता है। ये बातें आपको जान के रखनी है। तो वर्क अपॉन Q, यानी कि वर्क क्या है? QVB L साइन थीटा, और अपॉन Q से Q कैंसिल कर दूंगा, VB L साइन थीटा मुझे मिल जाएगा। नाउ गाइस अगर मैं मैक्सिमम कंडीशन की बात करूं तो साइन थीटा की वैल्यू मैक्सिमम कब होती है? देखो यार, साइन 0 तो 0 होता है, अगर साइन 30 लेता हूं तो वो 1/2 यानी कि 0.5 होता है। ऐसे ही करते करते साइन 90 की वैल्यू 1 कहलाती है, यानी कि कभी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में 0 से लेकर के 1, दीज आर दी मोस्ट एंड मैक्सिमम वैल्यूज। सो 0 से लेकर 1 इज द मैक्सिमम, 0 इज द मिनिमम वैल्यू। तो मैक्सिमम वैल्यू जब साइन थीटा इज इक्वल टू 1 होगा तभी हो सकती है, क्योंकि अगर साइन थीटा की वैल्यू के ऊपर डिपेंडेंट है। साइन थीटा 0 हो गया तो साइन 0 सब 0 हो जाएगा। तो अगर साइन थीटा 1 निकला तो समझ लो इसका मतलब कि अपना मैक्सिमम EMF प्रोड्यूस होगा, यानी कि तब इज इक्वल टू VBL बन जाएगा, क्योंकि साइन थीटा 1 बन जाएगा तो सिर्फ VBL बचेगा। मैं इसको अच्छे से लिख दूं जैसा कि आपके बुक में लिखा हुआ है, E इज इक्वल टू BLV, ऐसे आपको याद करना है। तो गाइस EMF फॉर द मूविंग कॉइल और मूविंग एनी मोशन, मतलब मोशन वाला जो हमारा EMF है, मतलब मोशनल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, मतलब अगर इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ऐसा इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जब हमारा मोशन कर रहा हो कोई ऑब्जेक्ट, मतलब अगर हमारा BC मोशन कर रहा हो तो हम लोग यहाँ पे देखने वाले, मतलब अगर मोशन कर रहा हो तो BC मोशन करेगा तो हमारा जो EMF टोटल प्रोड्यूस होगा वो हमारा BLV कहलाएगा, ठीक है। ये बातें आपको जान के रखनी थी जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नाउ गाइस नेक्स्ट वाला कंडीशन देखते हैं, मोशनल EMF इन अ रोटेटिंग बार।
मतलब अभी तक तो क्या था कि रेक्टेंगुलर बार में हम देख रहे थे और सीधा चुपचाप आगे पीछे ऐसा मोशन हो रहा था। अभी हम रेक्टेंगुलर बार की बात करते हैं, मतलब कि रेक्टेंगुलर ही रहेगा लेकिन रोटेट होगा, ऐसा आगे और पीछे ऐसा हमारा रोटेट होगा। रोटेशन की बात अभी हम लोग गाइस करने वाले। तो कैसे? तो गाइस अभी सबसे पहले हम क्या करेंगे, वही जो हमारा रूल है, पहले पूरे मैग्नेट का देखो यहाँ पे हमने पाइवोट लगा रखा है। पाइवोट मतलब एक ज्वाइनिंग जो कि हमारे पूरे मैग्नेट को पकड़ के रखेगा और इसको इस तरीके से हम रोटेट करेंगे। समझ रहे हैं? ऐसा आगे पीछे ऐसा 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 हमारा रोटेशन होगा। समझ रहे हो ना? समझ रहे हो ना कैसे बोल रहा हूँ? ऐसे आगे पीछे हमारा रोटेशन होगा पाइवोट की मदद से। जैसे हमारा घड़ी की सुइयां चलती हैं, घड़ी की जो नीडल्स होती है वो मूव करती है। अगर गाइस इस मैग्नेट में मैं एक छोटा सा अमाउंट यूज करूं, जैसे डी आर हो गया, अगर मैग्नेट में मैं छोटा सा अमाउंट डी आर एक लूं, मतलब बड़ा सा मैग्नेट है लेकिन मैं छोटा सा पार्ट यूज करता हूं डी आर, और ये आर इज द रेडियस जहां से ये पूरा ये इतना मूव करता है, दिस इज द रेडियस 1। ठीक है, ये बात आपको समझ के रखनी है। ओके, तो डी आर गाइस जो होगा, डी आर हमारा स्मॉल पार्ट कहलाएगा। क्या कहलाएगा? स्मॉल पार्ट ऑफ द बार मैग्नेट। स्मॉल पार्ट ऑफ द बार मैग्नेट हमारा डी आर कहलाएगा। ये बातें गाइस आपको समझ के रखनी है। ठीक है, मान लो मैं ऐसे स्मॉल पार्ट एक डी आर ले रहा हूं जो कि एक स्मॉल पार्ट है, ये आपको समझ के रखना है। एंड डीई क्या कहलाने वाला है? डीई आपका स्मॉल ईएमएफ होगा जो कि इंड्यूस होगा इन द डी आर। ठीक है, डीई क्या होने वाला है? एक स्मॉल ईएमएफ कहलाएगा जो कि इंड्यूस होगा डी आर में। डी आर हियर इज द डी आर। अगर गाइस इसमें इंड्यूस होगा, मतलब डीई जो है अगर इसमें डी आर में इंड्यूस होगा तो ये बात आपको समझना है। मतलब कि अभी देखो, अगर गाइस अब दुनिया का मालूम है ना यार, बगल में देखो ना चार्जेस बैठा हुआ है, बगल में पूरा प्लस प्लस जो दिखाया है पूरा मैग्नेटिक फील्ड है, ये पूरी मैग्नेटिक फील्ड है। और अगर इसमें मैंने इस मैग्नेट को मूव किया तो करंट इंड्यूस होगा, इसमें करंट इंड्यूस होगा। अब कितना करंट इंड्यूस होगा भाई तो पता करना है, कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा। तो गाइस अगर यहाँ पे डी आर है, डी आर हम पहले स्मॉल एरिया के बारे में पता करते हैं, फिर हम पूरे के बारे में पता कर लेंगे। तो स्मॉल के लिए चेक करते हैं, तो डी इज इक्वल टू बी वी एंड डी आर। वी इज दी वेलोसिटी, बी इज द मैग्नेटिक फील्ड और डी आर इज दी रेडियस और डिस्टेंस ऑफ द मैग्नेट विच इज मूविंग इन द मैग्नेटिक फील्ड। तो बी वी डी आर हमने फाइंड कर लिया छोटे से एरिया के लिए। तो टोटल इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना कहलाएगा? तो टोटल के लिए हमको तुरंत डीवी को इंटीग्रेट कर दो। अगर छोटे से पार्ट के लिए मिल गया तो पूरे पार्ट के लिए इतना सारा हो जाएगा। तो E इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डीई आ जाएगा। एंड डीई की जगह में बीवीडीआर अगर हम इस्तेमाल करेंगे, और गाइस हम लोग को पता है कि जब बॉडी रोटेट करती है तो उसका वेलोसिटी ओमेगा आर होता है। एक रिलेशन आपको रोटेशनल डायनेमिक्स चैप्टर में पढ़ा होगा। तो क्या हम V के जगह में ओमेगा आर पुट कर सकते हैं? यस, पुट कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो जो ओमेगा है ये हमारा रोटेशन है, मतलब कि एंगुलर वेलोसिटी। आर इज दी रेडियस, डी आर इज दी जो हमारा स्मॉल वाला रेडियस, और बी क्या है? मैग्नेटिक फील्ड, ये हमारा डी आर है, और आर क्या है? बड़ा वाला। समझ गया? चलो, तो जो बी है और एंगुलर वेलोसिटी है वो कांस्टेंट रहेगा। तो हमने बाकी का अंदर का पार्ट सेम सेम रख दिया, आर डी आर, जीरो से लेकर के एल तक। आप बोलोगे जीरो से एल तक क्यों लिया भाई आपने? जीरो से एल तक क्योंकि लेंथ ही हमारा पूरा एल है, एल तक। ठीक है, टोटल लेंथ आप यहाँ पे देख सकते हो, एल टोटल लेंथ ऑफ दी बार मैग्नेट विच इज रोटेटिंग इन दी मैग्नेटिक फील्ड। तो गाइस अब इसको इंटीग्रेशन सबको आता है। अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो क्या बनेगा? बी ओमेगा इंटीग्रेशन ऑफ जीरो एल आर डी आर अगर है, इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो क्या बनेगा? तो बी ओमेगा और ये आर डी आर है, मतलब ये इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एक्स जैसा है। और इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्या होता है? एक्स का स्क्वायर अपॉन स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या बनेगा? आर का स्क्वायर अपॉन स्क्वायर। बट यहाँ पे जीरो से एल भी पुट करना पड़ेगा। इसको जब सॉल्व करूंगा तो बी ओमेगा और यहाँ पे क्या बन जाएगा? आर की जगह में एल स्क्वायर अपॉन जीरो, सॉरी यहाँ पे एल आ जाएगा, एल इस तरीके से एल। ठीक है, ऐसे। अच्छा, अपॉन में टू दिया है ना, तो एल बिल क्यों आएगा? कुछ नहीं आएगा, वहां पे सिर्फ टू आ रहेगा, टू ही रहेगा इधर पे। लो भाई, इधर ओनली टू रहेगा, माइनस और ऊपर जीरो अपॉन यहाँ पे आप पुट कर दो, जो भी आपकी मर्जी, आप जीरो ही पुट करोगे यहाँ पे। ठीक है, ऐसे आप यहाँ पे पुट कर सकती हो। नाउ बी ओमेगा इन टू, अब जीरो अपॉन जीरो पूरा जीरो गायब भी कर दो ना यार, पूरा जीरो ही बनने वाला है। एल स्क्वायर अपॉन टू बनेगा, एंड हियर इज दैट वैल्यू। ठीक है, तो बी ओमेगा और एल स्क्वायर अपॉन टू, टोटल वैल्यू मिलेगी ईएमएफ इज इक्वल टू 1/2 बी ओमेगा एल स्क्वायर। तो ये कब के लिए ईएमएफ है? जब हमारा कोई भी, मान लो ये पूरा मैग्नेटिक फील्ड था, इसमें हमने ऐसे ही एक मैग्नेट डाल दिया और ये पूरा ऐसे रोटेट हो रहा है, तभी भी तो ये मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा ना, तो इसमें ईएमएफ इंड्यूस होता है। कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा? इतना होगा, 1/2 बी ओमेगा एल स्क्वायर, इतना होगा। वेयर एल इज द लेंथ ऑफ द बार मैग्नेट, ओमेगा इज द एंगुलर वेलोसिटी बाय विच दैट बार मैग्नेट इज रोटेटिंग, एंड बी इज द मैग्नेटिक फील्ड। ओके, सो ये बात आपको ध्यान रखनी है। और जब हमारा मतलब रोटेट नहीं होगा और डायरेक्टली ऐसा आगे पीछे मूव होगा रेक्टेंगुलर कॉइल में, तो हमारा कितना प्रोड्यूस होगा? तो हमारा प्रोड्यूस होगा बी एल वी कितना। ठीक है, इतना आपको याद रखना है, बस इतनी सी बात है और कुछ इसमें ज्यादा बड़ी बात नहीं थी। नाउ गाइस अभी हम आगे बढ़ते, थोड़ा सा एक और कॉन्सेप्ट हम सीख लेते हैं।
मतलब कि फाइनली अभी हम पढ़ने जा रहे हैं आज का लास्ट टॉपिक, आज की इस वीडियो का लास्ट टॉपिक। ठीक है, तो आज के इस वीडियो का जो लास्ट वाला टॉपिक है बहुत ही मजेदार है और बहुत ही सच में मतलब प्रैक्टिकली आपको इसमें समझ में आएगा और बहुत ही मजा भी आने वाला आज के इस टॉपिक को पढ़ने में। फिर इसके बाद वाला हमारा जनरेटर का पार्ट रहेगा, उसको हम बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, चलो ध्यान दो यहाँ पे अच्छे से। तो गाइज, इंड्यूस्ड ईएमएफ इन स्टेशनरी क्वाइल, मतलब क्वाइल मूव नहीं करेगी, इन अ चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड, मतलब मैग्नेटिक फील्ड कंटिन्यूस चेंज होगा और हमारी जो क्वाइल रहेगी वो हमेशा फिक्स रहेगी, तो कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा। चलो अब देखो ध्यान से अच्छे से, आपको करना क्या है, मैं आपको थोड़ा सा एक सेटअप दिखाता हूँ। क्या है सेटअप, आपको इसमें सेटअप दिखाता हूँ मैं, इधर पे इसको सब हटा देता हूँ और इसमें गाइस मैं आपको अच्छे से सेटअप दिखाता हूँ कि भाई एग्जैक्टली मेरा जो मतलब सेटअप रहने वाला है कैसा सेटअप रहेगा। एक बार सेटअप समझ गया तो पूरा दुनियादारी आप सब समझ जाओगे। गाइस सपोज दैट दिस इज दी पाइवोट, यानी कि एक यार खीला, एक यार खिल्ला जिसमें से आप स्क्रू, जिसमें से आप किसी भी मैग्नेट को ऐसे बांध के रखे हो। समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूँ? ठीक है, तो अब यहाँ पे थोड़ा समझो, मैग्नेट नहीं, हमने यहाँ पे एक कुछ ऐसा सिस्टम, स्ट्रिंग या कुछ भी चीज यार, उसको मैंने यहाँ पे बांध के रखा है जो कि ये इसने क्वाइल को यहाँ पे कंटेन किया है। क्या कंटेन किया है? क्वाइल को। ये क्वाइल को यहाँ पे इसने कंटेन कर रखा है, क्वाइल को। ऐसा हमने इसको इसमें से बांधा है और इस तरीके से बांध रखा है। आप देख सकते हो अभी इसके मिडल में से अंदर से हमने इस चीज को निकाला है। समझ रहे हो? और पूरा रोटेशन कर सकता है ये, ऐसी कोई बात नहीं, पूरा रोटेशन कर सकता है, लाइक ऑसिलेशन जैसे होता है वैसे ही। तो ये देखो पूरा ऐसे, इसी में गाइस हमने क्या कर रखा है, इसी रस्सी से, इसी में हमने एक छोटा सा मैग्नेट भी इसमें बांध रखा है। मैग्नेट भी हमने छोटा मैग्नेट भी बांध रखा है और ये मैग्नेट ऐसा सेटअप किया है कि ये मैग्नेट कॉइल के अंदर से आगे भी जा सकता है और उधर से जब इधर आएगा घूम के तो इधर से भी इधर भी जा सकता है। अब आपको इमेजिन हुआ होगा आई थिंक। और हमने यहाँ पे बहुत ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर दिया है। ठीक है, हमने मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर दिया पूरे एरिया में। अब आपको सेटअप समझ गया होगा, मतलब ये इधर भी जाएगा तो मैग्नेट हमारा कॉइल के अंदर से निकल के इधर जाएगा, फिर उधर से इधर आएगा तो कॉइल के अंदर से निकल के इधर को जाएगा। मतलब पूरा ऑसिलेशन का सेटअप बन चुका है, ऑसिलेशन करने वाला है। ठीक है, तो गाइस अब बस यही बात आपको समझनी है। अब गाइस आप ही बताओ, हमने देखा था कि जब हमारा मैग्नेट किसी भी कॉइल के बीच में आता है, कॉइल के पास में आएगा तो करंट इंड्यूस होता है, यानी ईएमएफ इंड्यूस होता है। तो जब आएगा तब करंट इंड्यूस होगा और जब दूर चला जाएगा तो फिर नहीं होगा। फिर जब उधर से आएगा तो फिर से इधर पे ईएमएफ इंड्यूस होगा, फिर दूर चला जाएगा तो नहीं होगा, मतलब ऑसिलेशन करेगा। मतलब जब मैग्नेट कॉइल के पास आ जाएगा तो एक पल्स जैसा, एक झटका, समझ रहे, ऐसे झटका, तो पल्स यानी झटका क्रिएट होगा यहाँ पे ईएमएफ का। जब हमारा मैग्नेट इस साइड जाएगा तो हमारा जो पल्स होगा उसे हम पॉजिटिव पल्स कहेंगे। जब इस साइड जाएगा तो हमारा पल्स जो होगा वो निगेटिव पल्स होगा ईएमएफ का। किसका पल्स? ईएमएफ का। बस अब गाइस वही चीज यहाँ पे है। तो देखो ये है हमारी कॉइल जिसमें n नंबर ऑफ टर्न्स लगे हुए हैं। दिस इज द मैग्नेट जो कि आगे पीछे ऐसे मूव कर सकता है लाइक ऑसिलेशन। ठीक है, और जो हमारा डिस्टेंस है फ्रॉम द पाइवोट एक पॉइंट जहाँ पे सब अटैच हुआ है, वहां से यहाँ तक का 50 सेंटीमीटर का मान लो डिस्टेंस है, ऐसे ही। ठीक है, और थीटा इज द एंगल बिटवीन द पाइवोट एंड दिस। आप समझ सकते हो कि कॉइल और मैग्नेट के बीच का एंगल। चलो अब स्टार्ट करते हैं। तो कंसिडर करो कि जो फ्लक्स है हमारा फाई है और कॉइल को n टर्न्स है। अगर मान लो हमारा सिंगल मैग्नेट है जो वो पास होगा कॉइल में से, तो वो पल्सेस को प्रोड्यूस करता है। पल्स कितने टाइप के होते हैं? पॉजिटिव एंड निगेटिव पल्स। एक बार इस टॉपिक को बुक में रीड कर लेना, सारा चीज समझ में आ जाएगा। ओके, चलो अभी हम आगे बढ़ते हैं आगे की तरफ। आपको समझ चुका है गाइस कि पल्स यहाँ पे पॉजिटिव एंड निगेटिव हो चुका है। अभी हम आगे बढ़ते हैं गाइस। मालूम है 1 घंटे कंटिन्यूसली बोलने में वाट लग जाती है, मालूम है क्या? खैर छोड़ो, आगे बढ़ते हैं हम लोग अभी। तो टोटल फ्लक्स कितना होगा? जितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है और जितनी एरिया है। ठीक है, ये समझ गया आपको। नाउ अभी एरिया किसकी मेजर करोगे, मतलब फ्लक्स हम किस में चेक कर रहे हैं? फ्लक्स हम पूरे इस दुनियादारी एरिया में चेक नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ कॉइल का ही चेक कर रहे हैं। तो कॉइल का जितना एरिया होगा और कॉइल में कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा, उन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा? हमको टोटल फ्लक्स मिल जाएगा। क्योंकि हम फ्लक्स सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड और एरिया यानी कि कॉइल का कितना एरिया है और कॉइल में कितना मैग्नेटिक फील्ड है उतने का ही हम फ्लक्स चेक करेंगे। तो भाई मैग्नेटिक फील्ड तो फिक्स रहेगा, चाहे जितना भी रहने दो, वो चेंज नहीं होता है। जिसकी जितनी कैपेसिटी उतने नहीं रहेगा। लेकिन एरिया कितना होगा? कितने नंबर ऑफ टर्न्स हैं, कितने नंबर ऑफ टर्न हैं और एरिया ऑफ कॉइल कितना है। बड़ा एरिया रहेगा तो बड़ा फ्लक्स प्रोड्यूस होगा, समझ गया? और नंबर ऑफ टर्न कितने हैं, समझ गया? तो वही हमारा टोटल क्या कहलाता है? इफेक्टिव एरिया हमारा कहलाएगा। और बी तो हमारा मैग्नेटिक फील्ड है, टोटल फ्लक्स हमारा ये हो गया, समझ गया? बी इंटू इफेक्टिव एरिया।
अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉज ऑफ इंडक्शन, जब भी हमारा यहाँ से मैग्नेट मूव करेगा कॉइल में से तो ईएमएफ इंड्यूस होने वाला है। कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा? तो ई इतना इंड्यूस होगा। कैसे पता चला? क्योंकि फ्लक्स हमारा कंटिन्यूस चेंज होगा, एंड व्हेन चेंज इन फ्लक्स प्रोड्यूसेस ईएमएफ ऑन द कॉइल। ये दुनिया को पता है, फैराडे के हमने पहले लॉ से सीखा है। तो चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूसेस ईएमएफ, ये दुनिया को मालूम है, ये बात आपको समझनी है। जहाँ पे निगेटिव साइन इंडिकेट करता है कि हमारा जो पल्स है वो निगेटिव पल्स है, ठीक है, ये बात आपको जान के रखनी है। मतलब निगेटिव पल्स मतलब कि अभी जो यहाँ पे मैंने डायग्राम बनाई है, एक्चुअली ये ऐसी नहीं होनी चाहिए थी। ये हमारा जो मैग्नेट है, ये मैग्नेट इधर पे होना चाहिए था, और ये इधर से इधर को जा रहा है, इधर से इधर को जाएगा तो निगेटिव कहलाएगा, ठीक है, ये बात आपको समझनी है। अगर गाइस मैं उसी फ्लक्स को मतलब अगर मैग्नीट्यूड में लिखूं तो ये माइनस साइन गायब हो जाएगा और डी फाई बाई डी टी आ जाएगा। क्या गाइस मैं एक मैथमेटिकल लॉजिक लगा सकता हूँ? यस। अगर देखो हमने मतलब मैथ्स में सीख के रखा है एक चीज, क्या चीज? चेंज ऑफ बेस ऑफ चेंज ऑफ पैरामीटर, है ना, पैरामीट्रिक फॉर्म वाला, है ना, सीखा कि नहीं सीखा है? कैसे? डी फाई बाय डी टी है अगर, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, डी फाई बाय डी थीटा इंटू डी थीटा अपॉन डी टी। बात तो एक ही है ना। अगर मैं इस डी थीटा को काट दूं तो मेरा डी फाई बाय डी टी ही आने वाला है। डी फाई और डी थीटा में फर्क होता है, ठीक है, डी टी आ जाएगा। देखो वही चीज मैंने यहाँ पे कर रखा है, डी थीटा और डी थीटा यहाँ पे लगा दिया, और बाकी एक ही बात है, कुछ कर किया नहीं मैंने यहाँ पे, बस मैंने ऐसे यहाँ पे रख दिया। गाइस इसमें का यूज क्या है कि डी थीटा अपॉन डी टी, ये हमारा दिखाएगा एंगल का चेंज, क्योंकि जब हमारा मैग्नेट आगे पीछे मूव करेगा तो एंगल भी कमेगा और घटेगा। तो ये चेंज इन ये डी थीटा अपॉन डी टी, डी है ना, डी मतलब चेंज होता है, कल ही बताया था, अगर आप जिसने ईमानदारी से वीडियो देखा होगा तो उसको समझेगा। तो डी थीटा अपॉन डी टी चेंज इन थीटा है, और ये जो लिखा हुआ है फ्लक्स, ये चेंज इन फ्लक्स है। चलो अब हम इसी चीज को आगे पढ़ते हैं, ठीक है गाइस। तो अगर देखो हमारा डी फाई बाय डी थीटा अगर जीरो है, ये कब जीरो होगा? जब एंगल जीरो रहेगा, मतलब एंगल जीरो रहेगा। अगर एंगल जीरो मतलब कि ये जो हमारा मैग्नेट है ये कॉइल के पास ही आ गया, कॉइल में ही आ गया, समझ गया कि नहीं समझ गया? और अगर कॉइल में आ गया तो एंगल जीरो हो जाएगा ना, समझ गया कि नहीं समझ गया? तो हमारा एंगल क्या हो जाएगा गाइस? हमारा एंगल जीरो हो जाएगा। ये बातें हमको अच्छे से समझ के रखनी, तो हमारा एंगल क्या कहलाएगा? जीरो कहलाएगा। ये बात आपको जान के रखनी, ठीक है गाइस। चलो सो अभी हम लोग यहाँ पे देखते हैं, एक बात फिक्स हो गई कि अगर एंगल जीरो तो हमारा डी फाई बाय डी थीटा भी जीरो हो जाएगा, ठीक है नाउ। बट व्हाट अबाउट गाइस दैट डी थीटा अपॉन डी टी, ठीक है, तो इसको हम फाइंड करते हैं विद द हेल्प ऑफ ऑसिलेशन। चैप्टर नंबर 5 फिजिक्स पार्ट 1, उसमें हमने ऑसिलेशन में पढ़ा था कि अगर कभी भी एंगल चेंज होता है, अब देखो अगर रोटेशन कोई कर रहा है, अगर कोई रोटेशन कर रहा है तो थीटा क्या होता है? ये हमारा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहलाता है, और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मतलब डिस्प्लेसमेंट ही हुआ। तो हमको रिलेशन मालूम है कि थीटा इज इक्वल टू थीटा नॉट इंटू साइन 2 पाई वी टी। ये हमने ऑसिलेशन चैप्टर में रिलेशन देखा था। तो यहाँ पर भी तो वही बात हो रही है ना, मतलब हमारा जो थीटा है वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा, क्योंकि ये रोटेशन कर रहा है। रोटेशनल डायनेमिक्स चैप्टर में हमने पढ़ा था, सर्कुलर मोशन कर रहा है ये अपना मैग्नेट, ऑसिलेशन जैसा, ऑसिलेटरी मोशन है फिलहाल ये, ठीक है। तो थीटा चेंज होगा, तो ये मोशन हमने गाइस पढ़ा था। आप मत बोलना कि ये कहाँ से आया, अपने ही 12वीं क्लास के चैप्टर नंबर 5 से ये मिला है हमें, ठीक है। ये बात आपको समझनी है, आप जाओ अभी भी देख सकते हो। जहां पे जो थीटा नॉट है वो हमारा एम्पलीट्यूड है, मतलब देखो ना यार, एक्स इज इक्वल टू ए साइन, आपने ये तो पढ़ा ही रहेगा ना यार, 2 पाई वी टी, ये नहीं पढ़े हो क्या ये? अरे पढ़े हो यार, जाओ तो एक बार देखो ना, आपको समझ जाएगा। तो एक्स हमारा थीटा होगा, ए हमारा एम्पलीट्यूड रहता है, थीटा नॉट हमारा यहाँ पे एम्पलीट्यूड है, समझ गया? हमने ऐसे ही मान लिया, सेम सेम नहीं ले सकते ना, ए क्यों ले लूँ मैं, इसीलिए मैंने थीटा नॉट को ले लिया, मेरी मर्जी, आप ए भी ले सकते हो, मैंने थीटा नॉट ले लिया जो कि बुक में दिया हुआ है, मैं बुक के साथ ही जाता हूँ, ठीक है ना। थीटा नॉट एम्पलीट्यूड ऑफ द ऑसिलेटिंग मैग्नेट, कितना एम्पलीट्यूड है उसका। नाउ गाइस वी ऑल नो दैट फ्रीक्वेंसी किसी की क्या होती है, फ्रीक्वेंसी क्या होती है कि एक रिवॉल्यूशन के लिए कितना टाइम लगता है, वही फ्रीक्वेंसी कहलाती है। मतलब कि मैग्नेट को एक बार इधर से इधर को आने में कितना मतलब टाइम लगता है, वही हमारी फ्रीक्वेंसी कहलाती है। यानी कि वन ऑसिलेशन को कंप्लीट करने के लिए कितना टाइम लगता है, वही हमारी फ्रीक्वेंसी कहलाती है, दुनिया को मालूम है। नाउ गाइस तो हमको पता है कि ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता है, 2 पाई बाय टी, ये भी हमको मालूम है। 2 पाई मतलब कि हमारा 360 एंगल, टी इज द टाइम, ओमेगा इज दी हमारी एंगुलर वेलोसिटी। यानी कि एंगुलर वेलोसिटी इज नथिंग बट कि 2 पाई मीन्स टोटल ये सर्कल, यहाँ से ये टोटल सर्कल कितने का होता है, 360 का रहता है, समझ गया? 360 का हमारा सर्कल होता है, ये आपको मालूम भी होगा, 360 का हमारा सर्कल रहता है, ठीक है, 360 का सर्कल होता है, ठीक है गाइस। तो 360 के सर्कल को कंप्लीट करने में कितना टाइम लगा, वही हमारा कहलाता है एंगुलर वेलोसिटी यानी ओमेगा। तो क्या गाइस मैं इस इक्वेशन में यहाँ पे अपना ओमेगा दिया हुआ है, मतलब एंगल जो दिया हुआ है मुझे, एंगल यानी v, जो v की वैल्यू यहाँ पे देके रखी है, क्या मैं यहाँ पे उसके जगह में 2 पाई बाय टी लिख सकता हूँ?
क्या मैं लिख सकता हूँ? यस ऑब्वियसली। क्यों नहीं लिख सकता हूँ? मैं लिख सकता हूँ, मेरी मर्जी। 2 पाई वी और डी और टी यानी वेलोसिटी। वी जो है यार ये वेलोसिटी है यार, ठीक है, वेलोसिटी। और वेलोसिटी क्या होती है? वेलोसिटी क्या होती है? स्पीड क्या होता है? आप बताओ जरा, स्पीड क्या कहलाता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम ना। और रोटेशनल में डिस्टेंस क्या होगा? रोटेशन में डिस्टेंस 360 रहेगा और टाइम टी रहेगा। तो 2 पाई बाय टी हमने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है ना। अब मैंने इसको पूरा डेरिवेटिव कर दिया इसका। आपकी बुक में ऐसा नहीं लिखा हुआ है, मैंने आपको बता रहा हूँ। डेरिवेटिव कर दोगे विद रिस्पेक्ट टू टी करो तो डी थीटा अपॉन डी टी आ जाएगा। थीटा नॉट वैसे ही रहेगा, साइन का कॉस में बदल जाएगा, कॉस। और 2 पाई अपॉन टी इंटू टी है तो क्या बनेगा? ये 2 पाई टी अपॉन टी वैसे ही रहेगा और वापस से एंगल का डेरिवेटिव करना होता है तो क्या मिलेगा? टी अपना 1 बन जाएगा और ओनली 2 पाई बाय टी बचेगा, स्मॉल टी, मतलब स्मॉल टी 1 बन जाएगा क्योंकि हमने डेरिवेटिव किया विद रिस्पेक्ट टू स्मॉल टी। तो स्मॉल टी 1 बन जाएगा और बाकी बचेगा यहाँ पे 2 पाई बाय टी। ये डेरिवेटिव है, आप करके देखो जरा, आपको खुद ही समझ जाएगा, ठीक है ना। गाइस डेरिवेटिव कर लिया हमने। डी थीटा इज इक्वल टू 2 पाई नॉट अपॉन टी बन जाएगा इंटू कॉस 2 पाई बाय टी। कैसे? यहाँ पे देखो, ये 2 पाई मल्टीप्लाई में है, ये जो 2 पाई है मल्टीप्लाई में, तो ये 2 पाई को मैं थीटा के पास ले सकता हूँ। और जो ये 2 पाई बाय टी अपॉन टी है, ये कॉस थीटा का एंगल है, मतलब कॉस का एंगल है, उसको नहीं ले सकता हूँ। लेकिन इस 2 पाई बाय टी को इधर थीटा नॉट के पास ले सकता हूँ। वही किया है मैंने। यहाँ पे देखो उसके साथ ले लिया, थीटा नॉट के साथ ले लिया। गाइस फॉर द मैक्सिमम कंडीशन, मैक्सिमम कंडीशन के लिए अब यहाँ पे क्या दिया है? कॉस दिया है। अगर साइन होता तो साइन की वैल्यू हम 1 लेते, कॉस दिया तो कॉस की वैल्यू हम 1 लेंगे। समझ गया? मैक्सिमम कंडीशन। अब कॉस की वैल्यू 1 कब होती है? जब थीटा हमारा 0 रहता है। तो गाइस अब यहाँ पे आ जाओ, अगर हमारा थीटा 0 रखेंगे, ध्यान देना अच्छे से, हमारा ईएमएफ सबसे ज्यादा कब प्रोड्यूस होगा? हमारा ईएमएफ सबसे ज्यादा प्रोड्यूस तभी होगा जब हमारा मैग्नेट एग्जैक्टली कॉइल के बीच में आ जाएगा। बहुत एक्सट्रीम ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, बहुत ज्यादा, जितना कि हम सह भी नहीं सकते, इतना ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। अगर हमारा ये मैग्नेट यहीं पे रुक जाए, अगर हमारा मैग्नेट यहीं पे रुक जाए, स्टेबल हो जाए, तो बहुत ज्यादा प्रोड्यूस होगा। लेकिन ये स्टेबल नहीं होता, ये आता है जाता है, इसकी वजह से पल्स क्रिएट होता है। जब यहाँ पे जैसे आया, जैसे ही आया तो पल्स बनेगा, एक झटके में एक ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, फिर यहाँ पे बाहर भाग जाएगा, फिर उधर से आएगा, आया, फिर यहाँ पे एक पल्स क्रिएट होगा। समझ है कि नहीं समझ गया आपको? वो इमेजिन हो रहा है ना। तो अगर गाइज यहीं पे आके मैग्नेट रुक गया, तब तो बहुत खतरनाक ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, बहुत खतरनाक हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगी। मे बी ये हमारा पूरा सिस्टम ही खराब हो जाए, इतना हीट भी जनरेट हो सकता है, वायर में पिघल जाए, कॉइल खराब हो जाए, ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो मतलब एक बात फिक्स हो गई कि अगर थीटा 0 रहेगा, थीटा हमारा 0 रहेगा तो हमारा मैक्सिमम ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, मैक्सिमम ईएमएफ प्रोड्यूस होगा इस केस में, ठीक है। ये बात आपको समझना। और कॉस थीटा 0 इक्वल टू कब होता है? कॉस थीटा 0 अगर मान लो, मतलब कॉफ 0 क्या होता है? 1 होता है। तो यहाँ पे अगर मैं कॉफ 0, मतलब देखो, मतलब कि अगर मेरा जो एंगल है कॉस 2 पाई बाय टी, ये जो ये है, ये मेरा थीटा ही हो गया ना यार, एंगल मतलब थीटा ही हो गया ना। समझ गया कि नहीं समझ गया? तो ये मेरा एंगल ही है। अगर ये मेरा 0 हो जाएगा तो ही यहाँ पे वैल्यू 1 आएगी और तभी मेरा डी थीटा जो होगा वो मैक्सिमम रहेगा। समझ गया? समझ गया कॉन्सेप्ट? यानी कि जो मेरा मैक्सिमम ईएमएफ है, ई नॉट इज द मैक्सिमम ईएमएफ। मैक्सिमम ईएमएफ तभी मिलेगा जब डी थीटा अपॉन डी टी मैक्सिमम होगा, और तब हम उस रिलेशन को ऐसा लिख सकते हैं। और डी थीटा अपॉन डी टी मैक्सिमम कब होगा? डी थीटा अपॉन डी टी मैक्सिमम कब होगा? जब कॉस 2 पाई बाय टी, मतलब 2 पाई टी अपॉन टी, ये 1 बन जाएगा। यानी कि सिर्फ यही बचेगा, 2 पाई थीटा अपॉन टी, देख सकते हो आप, 2 पाई थीटा अपॉन टी और डी फाई बाय डी थीटा, यही बचेगा सिर्फ जब, ठीक है। तो अब हमारा मैक्सिमम कंडीशन आएगी और इस कंडीशन से हमें क्या देखने को मिल रहा है कि ई नॉट यानी कि जो मैक्सिमम ईएमएफ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एम्पलीट्यूड को, सीधा देख सकते हो ना आप, सीधा प्रोपोर्शनल है। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टाइम पीरियड को, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टी को, यानी टाइम पीरियड को। समझ में आया आपको? ये बातें गाइज आपको समझनी है। दिस इज दी आवर मैक्सिमम ईएमएफ। तो गाइज हमने सारे मोशन वाले, मतलब मोशनल जो भी हमारा ईएमएफ था, इंड्यूस्ड ईएमएफ, हमने देख लिया। हमने इसके पहले कैसे देखा था कि हमने मोशनल ईएमएफ में हमारा जो ये रोटेशनल वाला देखा, फिर हमने एक ये आगे पीछे करने वाला देखा, फिर हमने मोशनल ईएमएफ में, ये सब आते हैं एग्जाम में, हमने पाइवोट वाला देख लिया जो ऑसिलेटरी मोशन कर रहा है, ऐसी कंडीशन में हमने देख ली। तो ये सारी कंडीशन में देखी है, बस आपको बहुत बार इन चीजों को पढ़ना पड़ेगा तो ही आपको गाइस आएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलेंगे ऐसी नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।